Hi everyone, welcome to my channel. This is Ritik and you are watching New Commerce. So in today's video, we are going to complete entire company law for CUET PG MCOM entrance examination, and the video will be going to be in both the languages, English and as well as Hindi. So I'll be using both the languages. So this video will be a bilingual video. So आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपनी लॉ को कंप्लीट कर देंगे. कंपनी लॉ आपका सिलेबस का पार्ट है, CUET PG MCOM एंट्रेंस सिलेबस का पार्ट है. सो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग अपने जीरो पे हैं, अगर मैं कंपनी लॉ की सब्जेक्ट की बात करूं तो अगर आपने कंपनी लॉ अभी तक शुरुआत नहीं करी है करने की तो ये वीडियो देख लेना, आपकी ऑलमोस्ट कंपनी लॉ कवर हो जाएगी. सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगा. तो अगर आप लोग जीरो पर हैं तो ये कर कर आप लोग अपने 70 to 80% पर पहुंच जाओगे. ठीक है, बाकी 20% तो कोई भी नहीं कर पाता, वो तो इधर उधर से आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो अपने आप को खुद को ही हमने अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब खुद से ही अटेम्प्ट करने होते हैं. तो वो देख लेना अपने आप 70 से 80% यहाँ से डन हो जाएगा. सो लेट्स सी कि सिलेबस क्या है हमारा. हाँ, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप लोग आराम से अपना टाइम निकाल कर ही ये वीडियो देखना, वन गो के अंदर कंप्लीट कर देना. इस वीडियो के अंदर मैं एमसीक्यू भी करवाने जा रहा हूं आपको साइड बाय साइड. काफी एमसीक्यूज मैं यहाँ पर लेकर आया हूं जो हमें करने हैं. ठीक है, तो जैसे ही एमसीक्यू आप देखोगे मेरे को पोस्ट करना, ये वीडियो पोस्ट करना एंड देन आंसर करना, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं आप लोगों के लिए. मैं डायरेक्टली इस वीडियो में चीजें एक्सप्लेन करूंगा, एमसीक्यू करता जाऊंगा. वो आपके ऊपर, मतलब आपको रोकना है, मुझे पोस्ट करनी है वीडियो, तभी मैं वीडियो के अंदर इसको बना रहा हूँ. अदरवाइज मैं लाइव सेशन लेकर आता. ठीक है, मैं वीडियो के अंदर इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे, प्लस में मेरा भी टाइम बचे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे ही एमसीक्यू दिखेगा पॉज करना, आंसर करना एंड देन एमसीक्यू को टैली करना कि भाई सही आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ठीक है, कंपनी लॉ करना शुरुआत करते हैं. उससे पहले देख लेते हैं इसका पूरा का पूरा सिलेबस. सो दिस इज द सिलेबस. क्या बात हो रही है, ये पूरा का पूरा बेसिक चीज है यहाँ पर कि भाई कंपनी होती क्या है, बनती कैसे है, एमओए क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, दो डॉक्ट्राइन है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में करना है हमें. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कंपनी मैनेजमेंट, मैनेज को करता है कंपनी को, ये बेसिक हो जाता है. और बल्कि यही जो है पूरा यहाँ से ही आपका क्वेश्चन जनरली बनते हैं. ठीक है, इसके बाद आपकी बारी आती है शेयर्स के बारे में, थोड़ी सी चीजें आती हैं. ये इतना ज्यादा डीप में पूछा नहीं जाता है, बट थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए. और प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इस वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से. ठीक है, और बाकी जो नीचे वाली जानकारी है जैसे बायबैक, पब्लिक इशू, कॉल्स फॉर फीचर, ये आप करते हो अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब करते हो, या फिर वो वाली इशू ऑफ शेयर्स वाली जो अकाउंटिंग होती है वो जब तुम लोग करते हो वहां पर होती है. बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है ये, तो ये वहां से कवर हो जाएगा. कोई ऐसा डीप डाउन इसमें जाने की जरूरत नहीं होती है अपने को. फिर आता है आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि जो की मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं वो क्या कुछ काम करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है. इतने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से थर्ड वाले पॉइंट से नहीं बनते हैं. जो मेन आपके क्वेश्चन बनेंगे पहले से, दूसरे से और फोर्थ से बनते हैं. ठीक है, थर्ड वाला आप कॉमन सेंस से बहुत आराम से कर लोगे. फोर्थ वाला है मीटिंग एंड जो रेजोल्यूशंस होते हैं अपने अलग अलग, वो है प्रॉक्सी के बारे में है, थोड़ी सी चीजें मिनट्स के बारे में है. ये पढ़ लेंगे आराम से और इस सेशन के अंदर बहुत अच्छे से इस एंटायर सिलेबस को कंसाइज वे में कवर करने की कोशिश करते हैं. तो जीरो पे हो कंपनी लॉ पे, आ जाओ इस वीडियो को पूरा करो और थोड़ा सा जीरो से आगे बढ़ो. चलिए शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मेरे को पॉज करोगे, आंसर करोगे. आई होप सो कि आपने आंसर कर लिया होगा. अपना आंसर रेडी रखो, मैं आंसर बता रहा हूँ. अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. हमें क्या बताना है, वी नीड टू टेल कि बनती कैसे कंपनी, व्हाट आर द स्टेजेस, और उसे प्रॉपर सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लिखना है. सबसे पहली चीज होती है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और हमारा सिग्नेचर सर्टिफिकेट. इसके बारे में सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें निकलवाना या बनाना. ठीक है, ये हमारी प्रमोशन स्टेज होती है बेसिकली. ठीक है, तो ए हमारे पास यहाँ पर पहला बन जाएगा, प्रमोशन स्टेज है. प्रमोशन स्टेज यानी कि इस स्टेज के अंदर जो भी कार्य होता है, जो भी काम होता है, किसके द्वारा किया जाता है, प्रमोटर्स द्वारा किया जाता है. अभी तक कंपनी बनी नहीं है, जब तक कंपनी बन ना जाए तब तक जो भी कार्य होगा कौन करते हैं, प्रमोटर्स लोग करते हैं. तो प्रमोशन स्टेज इज योर फर्स्ट स्टेज. सेकंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ नेम, यहां पर आता है सेकंड वाली चीज, नेम. ठीक है, फिर थर्ड हो जाएगा आपका इनकॉर्पोरेशन, ये हो जाएगा थर्ड. फोर्थ होता है कैपिटल को रेस करो, अगर पब्लिक कंपनी है. वैसे प्राइवेट कंपनी भी करेगी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, बट पब्लिक कंपनी करती है प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को इशू करके. तो फोर्थ नंबर हो जाएगा हमारा रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल. एंड द लास्ट वन इज कि भाई बिजनेस शुरू करो, ये आएगा आपका. और एक में ही है, थर्ड में ही है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पोस्ट करो, आंसर करो. नहीं आता है फिर भी आंसर करना.
बाकी चीजें तो मैं यहाँ पर करवाऊंगा ही, बहुत अच्छे से टॉपिक को समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला आ रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस स्टेट्स दैट द आउटसाइडर्स आर अवेयर ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ये यही बताता है कि जो बाहर के लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, जो थर्ड पार्टीज हैं, उनको कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को शो करती है कंपनी, उसके बारे में पता होना चाहिए। व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, यू नीड टू नो द पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है भाई, कंपनी का यू नीड टू नो, द थर्ड पार्टी नीड्स टू नो, तो उनको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए ये कंपनी अज्यूम करके चलती है, और ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही बताता है, तो ए ऑप्शन तो सही है। सेकंड है, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पहले हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस को, उसके बाद पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को, जो कि एक एक्सेप्शन है किसका? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। तो ऐसे करके भी याद रख सकते हो, तो एब्सोल्युटली ये भी राइट है। एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि इसका अपोजिट आ जाता है वहां पर, यानी कि थर्ड पार्टी को नहीं पता है कि अंदर क्या हो रहा है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि थर्ड पार्टी को हम सेव करेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे आपकी यानी कि कंपनी की इररेगुलरिटीज से। इजी है, डन। सी आ जाता है अपने पास, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द कंपनी फ्रॉम द आउटसाइडर। इट डजंट प्रोटेक्ट द कंपनी, इट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। तो सी हमारे पास गलत हो जाएगा, इजी, डन। देयर आर नो एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कह रहे हैं इंडोर मैनेजमेंट की कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि भाई आउटसाइडर को हमेशा ही सेव करेगी, जो भी है लो सेव करेगा हमेशा ही, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमेशा ही नहीं करेगा, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। लेट्स गो, थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस इज इशूड विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंटेन्स द समरी ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस। दो चीज के बारे में यहाँ पर बात करी है कि एक तो एप्लीकेशन होगा, ठीक है, एप्लीकेशन भर के पैसा सबमिट करवा दो, प्रोस्पेक्टस यही होता है। प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपको सेंड कर रहे हैं, यानी कि मैं कंपनी हूं, मैं आपको सेंड कर रहा हूं, मैं जनरल पब्लिक को सेंड कर रहा हूं विद एन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके अंदर समरी भी होगी। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माय कंपनी टू गिव मनी इनटू माय कंपनी, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे एंड रिटर्न करोगे, ये सीन रहता है। तो प्रोस्पेक्टस ये होता है बेसिकली। तो यहां पर पूछा है कौन सा ऐसा टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है प्लस में समरी होती है, प्लस में समरी होती है, ये हमारे पास है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये 4-5 जो होंगे ये आगे डिस्कस करवाऊंगा, तो टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पोज करो, आंसर करो। आई होप सो कि आपने आंसर कर लिया होगा, अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। लेट्स सी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंटेन्स ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू शेयर्स। हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट हमें जाननी है। तो रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता, सारी इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, बट उसमें से आपका जो प्राइस रहता है, बेसिकली प्राइस रहता है किसका? अपने शेयर्स का, वो कैरी नहीं करता है, तो सारी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करेगा, तो फर्स्ट गलत है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी जो है वो 1 साल होती है, एब्सोल्युटली राइट। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है, जब कोई कंपनी इशू कर देती है तो उसे उस साल के अंदर दोबारा से पैसा रेज करने के लिए बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता। तो ये एडवांटेज दे देता है कि 1 साल के तहत जितनी भी बारी रेज करना है पैसा, यू डजंट नीड टू, यू नीड नॉट टू इशू प्रोस्पेक्टस अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक अपना बढ़िया चीज है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। थर्ड आता है, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कम्स अंडर सेक्शन 32। सेक्शन 32 के अंदर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कम्स अंडर सेक्शन 31। देखते हैं कि आगे आगे क्या होगा, कौन सा किस सेक्शन के अंदर आएगा। अभी के लिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस समझ लिया, यही करवाना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पॉज मी, आंसर मी। The maximum number of partners in a LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहले समझते हैं LLP होता क्या है। बेसिकली आपका कंपनीज एक्ट का पार्ट नहीं है ये, बट फिर भी यहाँ पर जानने की जरूरत है, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। आपके सिलेबस के अंदर फॉर्म ऑफ बिजनेस तो होगा ही, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये वो, है ना। तो सिमिलरली आपको LLP भी करना पड़ेगा। सो व्हाट इज LLP? LLP होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप के कुछ गुण होंगे यहाँ पर, करेक्टरिस्टिक होंगे, प्लस में कुछ कंपनीज से रिलेटेड यहाँ पर फीचर्स होंगे। इनका एक हाइब्रिड है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। सो यानी कि जो कंपनीज की विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक है, वो यहाँ पर आ जाती हैं, बल्ले बल्ले हो जाती है LLP की। अगेन
इसका जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन LLP इज नो लिमिट। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, वट इज द टेन्योर ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जो उसका टर्म होता है, टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है उसका, वो कितना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। सो इट इज बी ऑप्शन, 5 साल। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके कोई रिलेटिव काम नहीं कर रहे हैं कंपनी के अंदर, जिनका कोई प्रॉफिट वाला मोटिव नहीं है कंपनी के अंदर, जो कोई सैलरी पर नहीं है, जो कोई एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के अंदर, है ना, ये सारी चीजें, ये आगे भी पढ़ेंगे। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। कौन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी के डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर भाग नहीं लेते हैं, वो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। पहली चीज ये समझ लो। दूसरी चीज ये समझ लो कि ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बट ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बट सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं होते, उसमें से कोई कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होता है। समझ गए, इजी है, यानी कि सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। इजी है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और आगे बात करेंगे। अभी तो सिर्फ 5-6 बारी क्वेश्चन करवा लूं, फिर पूरा कंपनी लो अच्छे से कवर करवाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनी को करना पड़ता है अपॉइंट, पहले तो ये समझ लो कि लिस्टेड कंपनी को हमेशा करना पड़ेगा एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट, और एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा एक ऐसी कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, जिसकी टर्नओवर, कारोबार जिसका 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्लस में पेड अप कैपिटल जिसकी 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इजी है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज द पावर टू रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। किसके पास होती है ये वाली पावर कि भाई डायरेक्टर को उसकी टर्म के खत्म होने से पहले पहले हटा दें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना जी ना। शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग, यस, शेयर होल्डर्स हटा सकते हैं उस डायरेक्टर को उसकी टर्म से पहले, अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है तो। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द कोरम फॉर अ बोर्ड मीटिंग इन अ पब्लिक कंपनी विद 6 डायरेक्टर्स। बोला गया है कोरम क्या होगी। कोरम क्या होता है, कोरम होता है, ऐसा बोल सकते हैं, कैपेबल लोगों का समूह हो सकता है, या फिर कैपेबल लोगों की ग्रुप हो सकता है जो मीटिंग के अंदर होने चाहिए मौजूद। ठीक है, वो होती है कोरम। सो कोरम फॉर अ बोर्ड मीटिंग इन अ पब्लिक कंपनी विद 6 डायरेक्टर्स। बोला भी गया है कि पब्लिक कंपनी के अंदर 6 डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि 6 डायरेक्टर्स हैं। तो 2-3 जगहों पर ना अलग अलग कोरम का सीन है। तो पहला सीन मैं आपको यही बता देता हूँ कि 1/3 होना चाहिए, 1/3। ठीक है, तो कितने मौजूद है, 6 मौजूद है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो 2 इज द राइट ऑप्शन हेयर। अब मान के चलो कि यहां पर होता 7 डायरेक्टर्स, तो 1/3 7 का कितना हो जाता, ये 1 पे गया, ये 2 पॉइंट समथिंग पे गया, तो वहां पर 3 आंसर होता। समझ रहे हो, दिस इज इट। तो कोरम के बारे में और आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर और भी चीजें हैं। ठीक है, 1000 से 5000, 5000 से ज्यादा, हाँ, तो यहीं पर ही कर लो वो चीज कि 5 होंगे अप टू 1000 मेंबर्स अगर होंगे आपकी कंपनी में, 15 होंगे अप टू 5000 मेंबर्स अगर होंगे आपकी कंपनी में। ठीक है, 30 होंगे जब 5000 मेंबर्स से ज्यादा होंगे, मेंबर्स अबव। ठीक है, तब 30 बंदों की कॉरम बनती है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहां पर बता दिया है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज अंडर द सेबी रेगुलेशंस। जो लिस्टेड कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनी कौन सी है, जिसके स्टॉक यानी कि पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, तो वो लिस्टेड कंपनीज हैं। ठीक है, तो उनको कौन सी कमेटी बनाना मैंडेटरी है, उनको कमेटी बनाना मैंडेटरी है। ऑडिट, वेरी नाइस। सीएसआर, वेरी नाइस। नॉमिनेशन, वेरी नाइस। चारों की चारों मैंडेटरी है। ऑडिट क्या देखती है, ऑडिट से रिलेटेड सारी चीजें देखेगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी वो वाली कमेटी है जिन कंपनियों ने कुछ एक्टिविटीज में पैसा लगाना है, जिनको मैंडेटरी है। तो सीएसआर कौन बनाता है, कितने उसका बनता है रुपयों का, यहीं पर बता देता हूं। तो कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको ये करवाना पड़ता है। एक तो सारी लिस्टेड कंपनीज और ऐसी पब्लिक कंपनीज जिनकी टर्नओवर वर्थ, हाँ, टर्नओवर वर्थ
टर्नओवर होगी, भूल गया यार मैं, टर्नओवर नेट प्रॉफिट्स, पहले हम नेट प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट्स ₹5 करोड़। भूल गया, मतलब कि मैं कोई बुक करके नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ आपको, ऐसे ही खुलेआम काइंड ऑफ, है ना, तो इसलिए थोड़ा याद करने में मुश्किल हो रहा है। टर्नओवर 300 करोड़ समथिंग था शायद, चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को आपको टॉपिक यहीं पर ही कवर करवाना है, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता, एक बारी मैं चेक कर लूं। टर्नओवर ज्यादा है, वर्थ कम थी। टर्नओवर शायद से 1000 करोड़ है, वर्थ 5। लेट्स चेक। CSR मैंडेटरी 4, नेटवर्थ हाँ 1000 करोड़ एंड 500 करोड़, देखा वही था, तो कंफर्म हमने कर लिया है। वर्थ होगी उसकी क्या 500 करोड़ या उससे ज्यादा, ₹500 करोड़ और मोर, और टर्नओवर होगी 1000 करोड़ और मोर। ठीक है, तो ये कंपनीज को, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो उस कंपनी को CSR बनाना पड़ेगा। अब CSR बनता कितने का ये देख लो, CSR यानी कि खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर आपको कितना करना पड़ेगा अगर आप एलिजिबल हो इस चीज के लिए, यानी कि मैंडेट हो चुका है आपकी कंपनी के लिए, देन यू हैव टू डू एक्सपेंडिचर ऑफ 2% ऑफ एवरेज को AVG लिख रहा हूं, एवरेज नेट प्रॉफिट्स, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। जैसे इस साल का आपको ये पता चल गया, तो प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 3 साल के प्रॉफिट्स होंगे, फॉर एग्जांपल 10, 15, 20, तो 30 हो गया, 45 हो गया, 45 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ जाएगा 115, यानी कि 15 आ गया, तो ये हमारा एवरेज निकल गया। इस एवरेज का 2% वो अपना होगा CSR एक्टिविटीज के अंदर एक्सपेंडिचर। डन हो गया, CSR वाला भी डन, इतना ही होता है CSR के अंदर, और कुछ नहीं पढ़ना आपने। आगे बढ़ते हैं। अ डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी होल्ड्स ऑफिस अंटिल, यानी कि कैजुअल वैकेंसी होगी थी, उसको फिल करने के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया। कौन करता है ये बेसिकली, ये कैजुअल वैकेंसी को फिल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसके लिए इनको अपॉइंट किया गया, उस डायरेक्टर को अपॉइंट किया। अब इसको मतलब ये जो है ऑफिस कब तक होल्ड करके रखेगा ये पूछा गया है आपसे, आंसर कर लो। कर लिया है, तो अब आंसर सुन लो, दी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होल्ड करके रखेगा ऑफिस, फिर वो हट जाएगा। इजी है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ एन ऑडिट कमिटी शुड बी, देखो जैसे कमिटीज है ना, तो कमिटीज ये कुछ कुछ बंदों से बनेगी, जनरली वहां पर होते हैं सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव बंदे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, द चेयरपर्सन ऑफ एन ऑडिट कमिटी शुड बी एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नो बिल्कुल नहीं। अ नॉमिनी ऑफ द शेयर होल्डर, नहीं बिल्कुल नहीं। नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ऐसा माना जाता है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ये भी एग्जीक्यूटिव है। बचा क्या हमारे पास, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकता है, बट वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो होगा ही, ये है बस। ठीक है, तो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुड बी द एप्रोप्रिएट आंसर हेयर। चलो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। अरेंज द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन प्रॉपर सीक्वेंस। नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनती है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में बताया था, करने की कोशिश करो। पहले प्रमोटर्स क्या करते हैं, DIN आइडेंटिफिकेशन नंबर और सिग्नेचर सर्टिफिकेट को बनवाते हैं काइंड ऑफ, है ना, तो बी हो जाएगा अपना फर्स्ट। इसके बाद नाम को रिजर्व करवाएंगे, अवेलेबिलिटी चेक करवाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो BA होगा। BA कहाँ है, BA यहाँ है, BA यहाँ है, इन दोनों को हटा दो। BAC हमें पता चल गया भाई, थर्ड तो C होने वाला है। ठीक है जी, लास्ट में क्या मिलेगा हमें, लास्ट में मिलता है सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसको लास्ट कर देंगे 5वां, तो 5वां D है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एवरीवन। इजी, चलो जी, कमेंट द आंसर राइट नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 14 लिख के उसका आंसर करोगे। कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर स्पेस देके आंसर करना है। ठीक है जी, अभी की अभी पॉज करो मुझे और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। ये बहुत सरल क्वेश्चन होगा, आपने आंसर करना है, और मैं रेड हार्ट दे दूंगा आप लोगों को, कमेंट लाइक कर दूंगा, पता चल जाएगा कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, जिसका भी सही आंसर होगा राइट मतलब हार्ट मिलेगा उन्हें। ठीक है, लाइक कर दूंगा मैं।
सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एवरीवन, अभी की अभी, वरना मैं आगे नहीं बढ़ रहा। पढ़ना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, पर अभी करो जल्दी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं अब हम, शुरुआत करते हैं प्रॉपर कंपनी लॉ पढ़ने की। बेसिक से शुरुआत करूंगा और आगे तक लेके जाऊंगा, और थोड़ा सा बैठ के पढ़ लेना, सुन लेना, क्योंकि मैं तेज तेज बोलूंगा, जल्दी जल्दी बोलूंगा, तो अपने कानों को बहुत खुला रखो, ठीक है, साफ, मतलब ठीक है, खुला रख लेना और पढ़ लेना, सुन लेना। लेट्स गो। कंपनी क्या होती है, बेसिक्स यहाँ पर पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक बताने जा रहा हूँ आपको। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि कंपनी अलग है, उसके ओनर अलग है, ठीक है। कंपनी के नाम पर किसी को सू किया जा सकता है, या खुद वो सूड हो सकती है, यानी कि केस हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं ऑब्वियसली। कंपनी कैन बी सूड, यानी कि केस हो सकता है उसके ऊपर, वो भी केस कर सकती है। कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, कैन बी हेल्ड लायबल, यानी कि अगर कंपनी के नाम से कुछ गड़बड़ी वो लोग कर रहे हैं तो कंपनी भी यहाँ पर बंद हो सकती है। तो कंपनी कैन बी लायबल, कैन बी हेल्ड लायबल। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, आपको पता है 7 होते हैं। मेंबर्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं मिनिमम नंबर, तो वो 3 होते हैं पब्लिक कंपनी। आगे मैं बात भी करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज की, तब भी आपको मजा आएगा। कैपिटल कैन बी पुट इनटू द कंपनी बाय इट्स मेंबर्स और बाय जनरल पब्लिक बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह। बोला क्या गया है, कंपनी के अंदर पैसा कौन लगा सकता है, या तो मेंबर लगा सकते हैं या फिर जनरल पब्लिक लगा सकती है, ऐसा बोला गया है। सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी कन्वर्टेड इन कंपनी, जो एक अकेला लोता बिजनेस होता है उसको हम क्या करते हैं, कंपनी के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस सोल प्रोप्राइटरशिप की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को परचेज करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। इसका एक बेसिक सा केस लॉ है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाला केस लॉ। किस से रिलेटेड केस लॉ है आपका, यह है सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड केस लॉ। आगे बढ़ते हैं, ये याद रखोगे आप, ये पूरा केस है, केस नहीं समझना है, ठीक है। ये आपका सीवीटी लेवल का नहीं है, केस नहीं समझो, बस इसका निर्णय समझ लो। तो निर्णय इनका ये था कि सैलोमन भाई साहब जो हैं, उनका सोल प्रोप्राइटरशिप थी, उन्होंने कंपनी में कन्वर्ट कर ली। और सैलोमन ने क्या किया, सैलोमन एक मेंबर है, ऑब्वियसली डायरेक्टर भी है, मेंबर भी है, तो सैलोमन ने पैसा लगाया था, सैलोमन ने पैसा दिया था बिजनेस को। तो जो सैलोमन थे, उन्होंने बोला, जब इनका वाइंड अप हो रहा था चीजें, लिक्विडेशन हो रही थी चीजें, तो लिक्विडेशन का एक प्रोसेस रहता है, तो काफी लोगों ने कोर्ट में ये बोला कि सैलोमन को क्यों पैसा जाएगा, मतलब या तो मतलब कि सैलोमन ने केस किया कि भाई पैसा सबसे पहले मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं। क्या हूं मैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि एक वहां पर एक पूरा ऑर्डर होता है पेमेंट का, कि पहले हम लीगल पेमेंट करेंगे, फिर लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे, उसके बाद फिर सारी पेमेंट करते हैं, जैसे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ऐसे करके। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर था सैलोमन, क्योंकि उसने पैसा दे रखा था कंपनी को, लगा रखा था कंपनी के अंदर, यानी कि लोन दे रखा था कंपनी को, ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि वो ओनर भी है कंपनी का, आई मीन डायरेक्टर भी है कंपनी का, मेंबर भी है कंपनी का, बट स्टिल इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, वो मेंबर अलग है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये चीज सही मानी और सैलोमन को सबसे पहले पैसा देना का बोला कि हाँ भाई इसको पैसा दे दो, बल्ले बल्ले कर दो, इसके आगे बढ़ते हैं। कंपनीज कैरेक्टरिस्टिक्स कितने प्रकार की, जो अभी हमने वही पढ़ी थी, इसके अंदर सारी अपन ने कर ली है। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, जैसे कि आपको पता है गुड़गांव के अंदर या जहां भी है, नोएडा वोएडा, कंपनी क्या करती है, फ्लैटें खरीद लेते हैं, बिल्डिंग खरीद लेती है और वहां पर एक फ्लोर के अंदर अपना बिजनेस खोल लेती है वगैरह टाइप्स। तो सेपरेट प्रॉपर्टी हो सकती है कंपनी के नाम पे। कॉमन सील काइंड ऑफ स्टैंप बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इस स्टैंप पर अपने ऑफिस का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस और कंपनी का नाम इनग्रेव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन सील, it may have a common seal, it is not mandatory to have a common seal, but it may have, it can have common seal, ये आपने ध्यान में रखना है। सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट कौन करता है, बेसिकली मैनेजर्स करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं, बीओडी करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आप पब्लिक कंपनी में हो, अगर आपके पास शेयर्स हैं पब्लिक कंपनी के, यू कैन इजीली ट्रांसफर योर शेयर्स, यानी कि यू कैन इजीली सेल योर शेयर्स। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ये जो चीज है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बिजनेस कंपनी, उसके अंदर सारी चीजें ये लिखी होती है कि भाई आपने नहीं करना है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इजी डन। तो दो चीज यहां पर आपको समझ में आ जानी चाहिए, एक तो पब्लिक कंपनी से रिलेटेड और एक प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड। पब्लिक कंपनी के शेयर जो हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल हैं और प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्टेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड बाय दी आर्टिकल्स। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कंपनी चलती रहेगी, ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की एक एडवांटेज भी है ये वाली कि लिमिटेड
लायबिलिटी यहाँ पर होती है। दो तरीके की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी हो सकती है। लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी का ये मतलब है कि जितना शेयर अभी तक आपने नहीं प्रोवाइड करवाया, जितने शेयर पर पैसा अभी तक आपने नहीं प्रोवाइड करवाया। फॉर एग्जाम्पल अभी तक पूरे 10 के 10 रुपए मंगवा लिए थे, आपको पता है ना, आपने इश्यू ऑफ शेयर पढ़ रखा है कि 3 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, फिर 2 इस पे, फिर 2 इस पे, है ना, सारे मंगवा चुके हैं, बट आपने फाइनल कॉल अभी पे नहीं करी है 3 रुपीज की, 3 रुपीज की, तो आप सिर्फ उसके लिए ही लायबल हो यहाँ पर। तो आपकी लायबिलिटी क्या है लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर, जितना आपने पैसा अनपेड है आपका, ठीक है, अनपेड अमाउंट तक के लिए आप लायबल हो। इजी, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं और काइंड ऑफ आपका रिवीजन हो जाएगा, मजा आ रहा है, मेरे को तो मजा आ रहा है भाई। लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी आपने दे रखी है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कि भाई मैं इतना पैसा दे दूंगा, तो ये जो है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ही एक्सरसाइज हो सकता है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। जो अमाउंट आपने गारंटी कर रखी है भाई कि मैं लास्ट में जाकर आपको दूंगा, तो वो वाला है ये। अब आते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट पर्दा हटाना, यानी कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, कि कंपनी अलग है और वो अलग है, बंदा अलग है, उसको एक मान लिया जाएगा। कंपनी की आड़ में तुम लोग अगर कुछ गलत कार्य कर रहे हो तो ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, इसको हटाकर एक ही मान लिया जाएगा और तुम घेरे में आओगे और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ये बोला गया है। बस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का सिंपल सा मतलब यही है, ठीक है, कि ये जो पर्दा लगा हुआ है ना कि भाई कंपनी अलग है तुम अलग हो, इसको हटा दो, एक मानेंगे और तुम्हें चकेंगे भाई, ये वाला सीन है। इट मीन्स टू इग्नोर द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, और वो करेक्टरिस्टिक कौन से वाली है, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी wherein the company and its members are treated as one person. It is lifted by the court, कोर्ट के द्वारा लिफ्ट किया जाता है when on the name of the company some fraudulent act is done, है ना। अगर नाम, कंपनी के नाम से कुछ गलत कार्य हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस चीज को उठा लेंगे, इस कॉर्पोरेट व्हील को, इस पर्दे को उठा लेंगे, उनको एक मानेंगे और फिर कार्रवाई शुरू, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया टैक्स इवेजन, कंपनी के नाम से टैक्स बचा रहे हैं ये लोग, या फिर ऐसा बोलते हैं कि कंपनी ने टैक्स पे कर दिया है तो हम हमारी इनकम पे क्यों टैक्स पे करें, तो आ जाओ घेरे में, वो वाली चीज है। तो ये दोनों चीज आपको खुद से करनी है। 2 पॉइंट है हमारे पास इसके अंदर ब्रॉड वाले, ठीक है, ये आपने खुद से पढ़ना है। बस इसके जो अंदर चीजें है ना, ये आपने बस याद कर लेनी है, बहुत इजी चीजें है, पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, तो ये किसके अंदर आता है, एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर। यहाँ पर मेंबर्स पर्सनली लायबल होते हैं। ऊपर वाले केस के अंदर क्या होता है, इग्नोर करते हैं हम सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। यहाँ पर मेंबर पर्सनली लायबल होंगे और यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी को मेंटेन किया जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा बट टेंशन मत लो, इतना डीप में आएगा नहीं, बट फिर भी आपने ये पढ़ना है। जैसे कि अब यहाँ पर होगा कि कंपनी अगर एक एजेंट की तरह काम कर रही है ना, तब इसका मतलब घपला है कुछ, तो इस सेपरेट लीगल एंटिटी को एक बार इग्नोर करो और कार्रवाई शुरू करो, देखो कि क्या है। डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या कैरेक्टर है उस कंपनी का। प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू को प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो कार्रवाई के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज को हटाकर चेक करते हैं, कोर्ट के द्वारा हटाई जाती है ये। तो ये 2 चीजें आप एक बार ढंग से पढ़ लेना। नीचे वाली चीजें देखो कि भाई इनकम टैक्स पे नहीं किया, या प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ अलग स्टेटमेंट लिख दी ताकि पैसा आ जाए, इन्वेस्टर पैसा पेमेंट कर दे, है ना, पैसा दे दे, तो फिर वहां पर द मेंबर्स आर पर्सनली लायबल, मेंबर्स पर्सनली लायबल होंगे। तो ये जो 4-5 चीजें ना, इसके लिए आप ऐसा बोल सकते हो, मेंबर्स आर पर्सनली लायबल, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो कि एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है आपके, उसमें मेंबर्स पर्सनली लायबल होते हैं। यहाँ पर भले हो या ना हो, एक बारी कार्रवाई होगी, पता चलेगा कि कंपनी क्या है, यहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन नीचे वाले में जरूर होंगे पर्सनली लायबल। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितने प्रकार की कंपनीज होती है। मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं सेक्शन जानबूझ के, क्योंकि सेक्शन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। जैसे मैं बात बताऊं, अगर 2022 में एक जो क्वेश्चन आया था, 22 में और 21 में, वो डीयूईटी का था। डीयूईटी का पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था एमकॉम के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से होता था, एनटीए ही कंडक्ट करवाती थी। तो इस लॉजिक से कि भाई एनटीए ही कंडक्ट करवाती है, तो देयर आर चांसेस कि सेम हो जाए, सिमिलर हो जाए क्वेश्चंस। सो होल्डिंग कंपनी का क्या सेक्शन रहता है, 246 सेक्शन 2 सब क्लोज 46 हमारे पास रहता है, किसका, होल्डिंग कंपनी का। 45 ऊपर चले जाओ, गवर्नमेंट कंपनी का। यानी कि ये चीज आपने खुद ने लर्न करनी है। मेन कौन सी हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, और अपना एसोसिएट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। एंड ओपीसी तो अपन करेंगे ही, अभी बहुत छोटा सा है, मजा आएगा करने में। ये सारी इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो भी मैंने टिक करवाई है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसके सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो एक बार रीड कर लो। जैसे प्राइवेट का करते हैं 268,
पब्लिक 271, गवर्नमेंट 245, होल्डिंग 246। ठीक है, अगर मैं सब्सिडरी की बात करूं 287 शायद से, हाँ 287। डन है, आगे बढ़े अब। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट बहुत अच्छे से। पहले हम बात करेंगे 1% कंपनी की। तो यहाँ पर थोड़ी सी समरी दे देता हूँ, जो चीज याद रखनी है आपने, रीड मत करो, पहले मेरी बात सुन लो। 1% कंपनी नाम से पता चल रहा है एक बंदे की कंपनी है, यानी कि एक मेंबर होकर भी इस कंपनी को बनाया जा सकता है। एक होता है ना कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं 2, बट यहाँ पर कंपनी बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही बंदा चाहिए रहेगा, तो वो होगा 1% कंपनी। एक बंदा तो चाहिए, बट एक चीज मैंडेटरी है। कौन सी चीज मैंडेटरी है? नॉमिनी। नॉमिनी को आपने यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे और नॉमिनी रखना पड़ेगा। मतलब कि आपके जाने के बाद अगर आपका कुछ हो जाए, ऐसा अनहोनी हो जाए कुछ, तो नॉमिनी फिर इसका पूरा चार्ज लेगा, है ना। तो वो चीज होता है, तो नॉमिनी का यहाँ पर बहुत बढ़िया रोल होता है। तो यहाँ पर होगा, लिखा भी हुआ, नहीं लिखा हुआ, he will be the subscriber of the memorandum। तो जो ये पर्सन होगा ना, जिस पर्सन की कंपनी है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सक्राइबर होगा पहला, यानी कि पहला ही डायरेक्टर होगा, ऐसा बोल सकते हैं, पहला ही मेंबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। और ये चीज लॉफुल पर्पस के लिए बननी चाहिए। और ये जो बंदा है, ये जो सिंगल पर्सन है, ये एक नेचुरल पर्सन होगा, यानी कि पर्सन होगा हम जैसा पर्सन, और रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, इजी, एंड अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नॉमिनी के बारे में बात करते हैं। ही शुड अपॉइंट अ नॉमिनी फॉर हिज कंपनी हु विल बिकम द मेंबर और ओनर ऑफ द कंपनी इफ द ओनर बिकम इनकॉम्पिटेंट। अगर ओनर को कुछ दिक्कत हो जाए तो फिर नॉमिनी बन जाएगा क्या? ओनर और मेंबर ऑफ द कंपनी। इजी, दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिटन इन एमओए। एमओए क्या होता है? बेसिकली आपकी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा बोल सकते हैं। एंड मस्ट बी गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वेरी इजी, नॉमिनी should give his consent in written and should be filed with the registrar। यानी कि ये चीजें रिटर्न के अंदर होनी चाहिए, इसका साइन होना चाहिए, फाइल करवा दो रजिस्ट्रार के पास, बस इतना ही जानना है। द मेंबर ऑफ 1% कंपनी कैन चेंज द नॉमिनी बाय गिविंग अ नोटिस टू कंपनी एंड टू रजिस्ट्रार। अगर नॉमिनी चेंज करना है तो 1% कंपनी, इतना ही था। थोड़ी बहुत चीजें और देख लो कि भाई अपने नाम के पीछे ये लोग ओपीसी, यानी कि ओपीसी करके नाम के आगे लगाएंगे, नाम के पीछे लगाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना रहेगा? एक रहेगा, क्योंकि वही बंदा है जो डायरेक्टर बन सकता है पहला। मिनिमम नंबर बता रहा हूं मैं, और भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट मेंबर इज डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। जो बंदा बना रहा है वही पहला डायरेक्टर होगा। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर इसकी शायद से टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए अगर ओपीसी कंपनी की, तो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, छोटा सा फिर यहाँ पर आपको होमवर्क दे दिया मैंने कि एक बार ये पता कर लो, कंफर्म कर लो कि ओपीसी कब प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है। अभी के लिए ये समझ लो कि टर्नओवर अगर 10 करोड़ है उससे ज्यादा हो जाती है तब होती है, अभी के लिए समझ लो। लेकिन इसको रेक्टिफाई कर लेना अभी जाकर ही दोबारा से, या तो पोस्ट करो और फिर रेक्टिफाई करो एंड देन आ जाओ दोबारा से यहाँ पे। 1% कंपनी डन। सेकंड कंपनी आपकी डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जो 2 साल से सोई पड़ी है, जिसने 2 साल से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करी है, कोई भी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करी है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, या फिर सारी ट्रांजैक्शन, 2 को छोड़ के। तो क्या चीज है कि कुछ रजिस्ट्रार को पैसा दे दिया या कुछ पेपर वर्क करवा दिया, इन सारी चीजों को छोड़ के जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो इन्होंने नहीं करी है, तो वो होती है डोरमेंट कंपनी। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। दीज आर द कंपनीज विच हैव नॉट डन एनी सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन or not submitted its financial reports to registrar from last 2 financial year। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन क्या करना है? या तो हो गया होगा, 2 सालों की बात है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपने प्रोवाइड नहीं करवाई रजिस्ट्रार को, या फिर आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन 2 सालों से नहीं किया है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है? आगे बढ़ते हैं। ये किन किन कंपनियों के लिए बेनिफिशियल है? स्मॉल ट्रेडिंग कम्युनिटीज के लिए बेनिफिशियल है, जिनको जो कंपनी बना लेते हैं और जिनके पास अभी कंडीशन नहीं होती है काम करने की, तो इसलिए वो काम अभी नहीं करते हैं, बिजनेस शुरू नहीं करते हैं, तो वो बाद में बाद में फिर रीस्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो उनके लिए बढ़िया रहती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए वाला पॉइंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस क्या होती है? ट्रांजेक्शंस अदर देन कंपनी पेइंग रजिस्ट्रार फॉर सम डॉक्यूमेंट्री थिंग, पेमेंट ऑफ फीस टू रजिस्ट्रार, पेमेंट्स ऑफ मेंटेनेंस एक्सेट्रा। ये वाली चीजों के बगैर, ये वाली चीजों के अलग जो चीजें होती है वो होती है आपके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। वो नहीं करी हुई है इस कंपनी ने पिछले 2 सालों से, तो गड़बड़ वाली कंपनी है।
ये होती है इनएक्टिव कंपनी भी। इनएक्टिव कंपनी यानी कि नॉट डन एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम पास्ट 2 years, consecutively not submitted reports of financial status of previous 2 years consecutively या consecutively। ठीक है जी, इजी है, कुछ ऐसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये भी। ठीक है, कहां पर मिलेगी पीडीएफ? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, DU Commerce, D.U/Commerce। ठीक है जी, डोमेन कंपनी का और देख लो क्या चीजें यहाँ पर है, ये आप रीड कर सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने रीड करना है तो रीड कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेन कंपनीज के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो डोरमेंट कंपनी अगर है तो 2 साल से सोई हुई है, तो उसको एक एक्टिव कंपनी के अंदर बनना है अगर, तो क्या करना होगा? एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी विद प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स, किसको? एंड फीस विद किसको? मतलब विद फीस एंड किसको? रजिस्ट्रार को। तो टू बिकम एन एक्टिव कंपनी क्या करवाना होगा? एप्लीकेशन विद फीस विद डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रार को सबमिट करवा दो बस, तो वो चेक चुक करके फिर आपको एक्टिव कंपनी बनाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं एसोसिएट कंपनी के बारे में। अब देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी के बारे में। ठीक है, इट इज अ कंपनी विद रिगार्ड्स टू अनदर कंपनी हैविंग सम इन्फ्लुएंस ऑन अनदर कंपनी, यानी कि उस कंपनी का कुछ ना कुछ डोमिनेंस है इस पर्टिकुलर कंपनी पे। वो हो सकता है पूरा डोमिनेंस हो, वो हो सकता है कम डोमिनेंस हो। ठीक है, अब ये कम ज्यादा क्या है ये यहाँ पर देखना, बट इट इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी और इट इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी, यानी कि वो कोई वो कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो फिर तो वो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी बन गया ना, फिर एसोसिएट नहीं आएगा। एसोसिएट कंपनी का इन्फ्लुएंस तो है बट इतना नहीं है जितना होल्डिंग कंपनी का होता है वहां पर। ठीक है, तो सम इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? मिनिमम 20% शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा होगा अनदर कंपनी का, ये होता है मिनिमम सम इन्फ्लुएंस का मीनिंग। सो एक कंपनी का कुछ इन्फ्लुएंस है दूसरे कंपनी पर, और वो कुछ इन्फ्लुएंस क्या होगा? मिनिमम 20% ऑफ शेयर्स। ठीक है, अभी आप होल्डिंग कंपनी जब पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एसोसिएट कंपनी एंड व्हाट इज होल्डिंग कंपनी। अ कंपनी मे बी रिगार्डेड एज एसोसिएट कंपनी इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, छोड़ दो इसको। अब बात करते हैं चार्टेड कंपनी की। ये जो चार्टेड कंपनी है, वैसे तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, चार्टेड कंपनी क्या होती है? जो उस वक्त चलती थी जब हमारे ऊपर राज था किसी का, तो जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक चार्टर के द्वारा बनाई जाती थी। चार्टर कौन इशू करता था या साइन करता था? कौन? किंग या फिर क्वीन, तो वो वाला है ये, इसको हटा दो। स्टैट्यूटरी कंपनी और कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 90, 290 में भी 290 है या चेक कर लेते हैं। नहीं 90 है डायरेक्ट, देख लेना, चलो सेक्शन का दोबारा से देख लेना। दोबारा से बता देता हूँ, मतलब पहली बार ही बता रहा हूँ दोबारा से तो क्या। तो स्टैट्यूटरी कंपनी का समरी बता देता हूँ। स्टैट्यूटरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो एक स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि LIC किसके द्वारा बनाई गई है? लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा। या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया है? फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत बनाया गया है। ठीक है, किसी एक्ट के द्वारा चलता है वो। तो अगर उस कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं तो आपको एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज द या फिर अमेंड द एक्ट। ठीक है, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नॉट मैंडेटरी इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ध्यान रखना, MOA एंड AOA आर नॉट मैंडेटरी हियर। देयर मेन पर्पस इज टू सर्व जनरल पब्लिक रेदर देन टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टेक किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा, यहाँ पर आप ये ध्यान में रखेंगे। सेकंड चीज देखो इसमें क्या है, एनुअल रिपोर्ट जो होगी इनकी वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट या फिर बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट के सामने पेश होती है हर साल एनुअल रिपोर्ट इस चीज की। स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेशन कैन ओनली बी चेंज्ड थ्रू अमेंडिंग दी स्पेशल एक्ट, जो हमने अभी बात करी थी वही है। दी ऑडिट इज कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG बोलते हैं इसे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जिसे बोलते हैं। तो उसके द्वारा ऑडिट इसका कंट्रोल किया जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का। इजी, डन करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, जहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, कुछ भी आने की संभावना है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर डिफरेंस करते हैं, बहुत इजी तरीके से इस टेबल के थ्रू हम लोग कर लेंगे। डेफिनेशन क्या है भाई? एक प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है दैट डज नॉट ऑफर इट्स शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, वो लिमिटेड ओनरशिप ही रखती है, यानी कि प्राइवेटली प्लेस करती है अपने शेयर्स। इजी है। पब्लिक कंपनी कौन होती है? जो शेयर्स अपने जनरल पब्लिक को देती है थ्रू स्टॉक चेंजेस एंड हैज ब्रॉडर ओनरशिप, तो ओनरशिप उसकी वाइड रहती है क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक जो है उन्होंने सब्सक्राइब किए होते हैं उनके शेयर्स। इजी है, डन। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए हैं,
पब्लिक में 7 चाहिए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? प्राइवेट कंपनी में 200 हैं और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है बाय द आर्टिकल्स, पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? पब्लिक में 2 हैं, प्राइवेट में 3 हैं। वेरी इजी। यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। ये जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड जो वर्ड होता है इसे यूज करना होता है नाम के अंदर, और जो पब्लिक कंपनी होती है वो लिमिटेड वर्ड को यूज करती है। इश्यू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, कैन नॉट इश्यू शेयर्स और डिबेंचर्स टू द जनरल पब्लिक बट पब्लिक कंपनी कैन। इन्विटेशन टू सब्सक्राइब शेयर्स, वही चीज है, सेम वाली बात है। इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स बट पब्लिक कंपनी कैन। इजी। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, दोनों में कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम पेड अप कैपिटल की स्टैट्यूटरी मीटिंग यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में रिक्वायर्ड नहीं होती है बट पब्लिक कंपनी में रिक्वायर्ड होती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है? आपकी जो कॉर्पोरेशन के तुरंत बाद करवानी होती है। जैसे ही आपने इनकॉर्पोरेट हो गए हो, आप इनकॉर्पोरेट हो चुके हो आप, तो इसके विदिन 6 मंथ्स करवानी होती है। 6 मंथ्स करवानी होती है क्या? स्टैट्यूटरी मीटिंग। इजी है। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, कोई प्रोस्पेक्टस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता फाइल करवाना। ये जो बंदे हैं पब्लिक कंपनी, इनको प्रोस्पेक्टस फाइल करवाना होता है रजिस्ट्रार के पास। इजी है, डन करते हैं। थोड़ा सा कर लो, इसके बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे, है ना, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसमें आपको कैसे ब्रेक लेना है, मेरे को पॉज नहीं करना क्योंकि वीडियो चलती रहेगी, 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तो फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, कोरम फॉर जनरल मीटिंग, यहां पर 2 रहेगा इफ देयर आर ओनली 2 मेंबर्स, या फिर ये भी बोल सकते हो आप कि प्राइवेट कंपनी में इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर्स जितने भी हैं, आप क्या करेंगे, 2 ही मेंबर्स को एज अ कोरम वहां पर रख सकते हैं। तो 2 आप ऐसा मान के चलो, फिक्स है, मान के चलो बस ऐसा। पब्लिक कंपनी में जो मैंने आपको वहां पर लिखवाया था ना कि अप टू 1000 तो 5 है, 1000 से 5000 तक 15 है, 5000 से अबव 30 है, तो ये कोरम रहेगी वहां पर। कंट्रोल एंड ओनरशिप, मोर क्लोजली हेल्ड, क्लोजली हेल्ड का क्या मतलब है? गिने चुने लोगों के पास ओनरशिप है, ठीक है। वाइडली हेल्ड, क्योंकि ओनरशिप स्प्रेड है थ्रू आउट द नेशन वी कैन से, और अदर नेशन ऑल्सो, क्योंकि शेयर्स तो कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है ना। रेगुलेटरी कंप्लायंस, फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, हायर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली तो पब्लिक कंपनी को ज्यादा लॉ एंड रेगुलेशंस को सामना करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी। एग्जाम्पल्स देख लो खुद ब खुद। चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने सामने वाली कंपनी के 51% ऑफ द शेयर कैपिटल को होल्ड कर रखा है, या फिर उसका पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके पास है, ऐसा बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने मिनिमम 51% या उससे ज्यादा होल्ड करके रख रखा है शेयर कैपिटल का दूसरे कंपनी का, तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी भी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है। सेम अदर फीचर्स ऑफ अ कंपनी लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है एक कंपनी की, नॉर्मल कंपनी की, वो सारी इस पर लागू होती है। वो तो बेसिकली हर एक कंपनी पर लागू होती है सारी कैरेक्टरिस्टिक। बस सिर्फ यही बताना था कि 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल पर कब्जा होगा इसका, गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी और उसकी भी सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। वेरी नाइस। अब बात करते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन क्या है? 246। सब्सिडरी का क्या है? 287। 2 सब क्लोज 87, 2 सब क्लोज 46, समझ गए? तो एग्जांपल से बात करते हैं हम अपन। अल्फाबेट इज अ कंपनी, बोल सकते हैं, जिसकी सब्सिडरी कौन है? गूगल है। या ये बोल सकते हैं इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट है ना, पेरेंट कंपनी बोल सकते हैं, है ना, और होल्डिंग कंपनी भी बोल सकते हैं। तो गूगल का कौन है कंपनी? होल्डिंग, अल्फाबेट। इजी है। अब आगे पढ़ते हैं, समझते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट कंट्रोल्स अनदर कंपनी बाय owning more than 50% of its shares और controlling its management decisions। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर इसका कब्जा है होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी पर, और 50% से ज्यादा का कब्जा है शेयरों पर सब्सिडरी कंपनी के, होल्डिंग कंपनी का। इजी। सब्सिडरी कंपनी क्या है? जो होल्डिंग कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, खत्म कहानी। कंट्रोल, हैज कंट्रोल ओवर द पॉलिसीज, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द सब्सिडरी, ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द होल्डिंग कंपनी। Ownership, owns more than 50% of the voting rights or has control over the board of directors of the subsidiary. Easy. More than 50% of its share are owned or controlled by the holding company.
पर्पस क्या होता है? ऑफन क्रिएटेड टू मैनेज एंड कंट्रोल अदर कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे अल्फाबेट है तो वो किसको कंट्रोल कर रही है? मैनेज कर रही है गूगल वगैरह को। तो ये बोल सकते हैं अपन। ये एग्जिस्ट करती है टू कैरी आउट इट्स बिजनेस ऑपरेशंस विद कंट्रोल बाय द होल्डिंग कंपनी, यानी कि सब्सिडरी कंपनी अपना प्रॉपर बिजनेस ऑपरेशन करेगी लेकिन होल्ड होगी किससे? सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी से। दोनों लीगल एंटिटी है, सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कैन इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट द डिसीजंस ऑफ द सब्सिडरी, यानी कि होल्डिंग कंपनी डायरेक्ट कर सकती है सब्सिडरी कंपनी को कि ये करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स क्या हो गया? टाटा सन्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी फॉर टाटा ग्रुप कंपनीज। सब्सिडरी होती है टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एक्सेट्रा। तो टाटा सन्स जो हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, इसके अंदर आ जाएगी टाटा स्टील, टाटा ये, टाटा वो। Financial statements prepares consolidated financial statements that include the subsidiaries accounts। जो होल्डिंग कंपनी होती है वो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। कंसोलिडेटेड का क्या मतलब है? होल्डिंग प्लस में सब्सिडरी के अकाउंट्स को जोड़कर, वेयर एज सब्सिडरी कंपनी सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। टाइप नॉट नेसेसरी, एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल नॉट नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइसेंस्ड कंपनी या फिर सेक्शन 8 कंपनी। वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या है? सेक्शन 8 कंपनी। क्या है? एनजीओ है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है आयुष्मान फाउंडेशन का, इसमें मैंने 2020 पता नहीं कब इंटर्नशिप करी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंटर्नशिप। तो ये भी एक एनजीओ है बेस्ड इन अहमदाबाद। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना अपने को, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो ये एक एनजीओ है। इसका मकसद क्या रहता है? आप ये सुनो कि अगर इसको कोई प्रॉफिट होता है या फिर इसको कोई पैसा आ रहा है इसके पास, तो ये डिविडेंड के रूप में अपने बच्चों को, अपने मेंबर को शेयर नहीं कर सकता, अपने पार्टनर्स को शेयर नहीं कर सकता। इसको कंपनी के अंदर ही, बिजनेस के अंदर ही, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि एनजीओ के अंदर ही पैसा लगाना है ताकि वो जनरल पब्लिक को आराम से सर्व कर सके। तो डिविडेंड इज प्रोहिबिटेड इनटू या इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। इजी, डन। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं इसके प्रोविजंस, जैसे कि मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना। कैन गेट लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नॉट टू यूज प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। तो ऐसा नहीं होगा कि आयुष्मान प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से गवर्नमेंट से एक एप्लीकेशन देकर एक ये लाइसेंस भी ले सकते हैं कि वी डोंट नीड टू राइट प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम, है ना। नॉन कमर्शियल कंपनी है, जो कोई लेन देन वाली कंपनी नहीं है, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मकसद है सोशल वेलफेयर टू सर्व द जनरल पब्लिक। कंपनी शुड प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। फिर आता है इलीगल एसोसिएशन। ये हर तरीके से इलीगल है, इसका जो कार्य होगा, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे सारे इलीगल एंड वॉइड है। ठीक है, तो जो भी कंपनी इसलिए बनाई जाती है कुछ इलीगल कार्य करवाने के लिए, उसे इलीगल एसोसिएशन बोला जाता है। और इनमें जो मेंबर्स रहते हैं, इनकी जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तेज जा रहा हूँ, दोबारा से रिपीट पे सुन लिया करो, और आपके जो सेटिंग के अंदर 0.75 वाला स्पीड है वो दबा देना, और उस पर इजिली समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है देर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु बिलोंग टू विलेजेस, इतना नहीं हो पाता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो उस हिसाब से देख लेना। मैं जल्दी जल्दी क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस कवर करवाना है, यानी कि कंपनी लो पूरी कवर करवानी है। दैट इज वाई मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। जैसे कि अभी हम कौन सी स्लाइड पे पहुंचे? अभी मैं चेक कर लेता हूँ। अभी हम पहुंचे हैं 50-60 पे पहुंचे अभी हम, और हमें करनी है 200 समथिंग स्लाइड्स। ठीक है ना, चलो इसलिए थोड़ा जल्दी। अब मैंने आपको समझाया था कंपनीज लिमिटेड कंपनी होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है। लिमिटेड कंपनी होती है दो प्रकार की, है ना, जो स्टार्टिंग में समझाया था, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, तो आपने ये रीड कर लेना है। फिर होती है अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बस। अब करते हैं क्वेश्चंस। पॉज करो, आंसर करो एंड देन आगे बढ़ो। आई होप सो कि आंसर कर लिया होगा। अ कंपनी इज कंसीडर्ड टू अ कंपनी इज कंसीडर्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज, किसी कंपनी को एक अलग कानूनी इकाई माना जाता है क्योंकि it exists only on paper, ना जी ना। It can sue and can be sued in its own name. It is managed by its directors, owned by the government. तो सबसे सही appropriate आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। Which of the following is a characteristic of a company? इनमें से कौन सी characteristic है कंपनी की? पॉज करो, आंसर करो। आई होप सो कि आंसर कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज परपेचुअल सक्सेशन। लोग आते जाएं, मेंबर आते जाएं, मेंबर जाते जाएं, कंपनी पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, कंपनी विल एग्जिस्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
अ प्राइवेट कंपनी इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एक निजी कंपनी की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? पोज करो, आंसर करो। आई होप सो कि आंसर कर लिया होगा। मिनिमम 5 मेंबर्स, ना जी ना, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये ए तो गलत हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जी हाँ, आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट करता है। कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज, एब्सोल्युटली राइट, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता जनरल पब्लिक को, है ना, तो बी और सी यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, बहुत इजी है, पब्लिक कंपनी का मिनिमम नंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, बहुत इजी है, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में कितने चाहिए? 2 चाहिए एटलीस्ट, पब्लिक में 7 चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which type of company is prohibited from distributing its profits as dividends? अभी क्या था जस्ट हमने? सेक्शन 8 कंपनी, एनजीओ, लाइसेंस्ड कंपनी। वेरी नाइस। अ गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड एज अ कंपनी वेयर, बताओ, आंसर करो। द गवर्नमेंट होल्ड्स एट लीस्ट 51% of shares. Very nice. C option is the right option. In a limited liability company by shares, the liability of members is, पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में ही, जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है उसमें जो लाइबिलिटी रहती है मेंबरों की वो कितने तक सीमित रहती है? लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। इजी है, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज रिक्वायर्ड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस? जनरल पब्लिक से पैसा उठाना है, पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? मैक्सिमम नंबर पूछे हैं प्राइवेट कंपनी के, 200, ठीक है, पब्लिक कंपनी के अनलिमिटेड होते हैं, पब्लिक कंपनी के अनलिमिटेड। वेरी नाइस। अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट, होल्डिंग कंपनी कैसी कंपनी है? कंट्रोल्स 1 और मोर सब्सिडरी कंपनीज, एब्सोल्युटली राइट, ए ही हमारा सही ऑप्शन है। विच टाइप ऑफ कंपनी इज फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट? स्पेशल एक्ट नाम से पता चल रहा है, स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेरी नाइस। अब 2 मिनट का ब्रेक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करेंगे। वैसे तो आपने ऑलरेडी कर लिया है इसका क्वेश्चन, है ना, तो वही था, उसके अंदर और कुछ भी नहीं करना, तो लेकिन थोड़ा सा मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना करवाना, तो थोड़ा बहुत करवाऊंगा, लेकिन आपने कर लिया है। वो वाला क्वेश्चन था ना, DIN डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर, देन नाम की अवेलेबिलिटी, देन फलाना ढिमकाना, है ना, फॉर जितनी सारी चीजें, पब्लिक डॉक्यूमेंट को बनाना, MOA वगैरह बनाना, उसको फाइल करवाना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, है ना, तो वो सारी चीजें करते हैं। अभी शुरुआत करेंगे, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो बन भी रही है या नहीं बन रही है। बन रही है जी। लेट्स कंटिन्यू। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 3 पॉइंट होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, 4 सॉरी। पहला है प्रमोशन वाली स्टेज, जहां पर प्रमोटर पूरे काम वाम करते हैं। दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आजकल इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रेशन होता है ना, ई फॉर्म्स भर के मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाके यू कैन इजीली रजिस्टर योर कंपनी। देन थर्ड वन इज योर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी कि मिनिमम कैपिटल आप लेकर आओगे, यानी कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे, कैपिटल आएगी आपके पास, एंड देन आपके पास एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जिसे बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला सर्टिफिकेट। ये किसको मिलता है? ये आपको मिलेगा पब्लिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी, या ऐसा बोल सकते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली स्टेज से प्राइवेट कंपनी नहीं जाती है। प्राइवेट कंपनी डू नॉट पासेस थ्रू दिस स्टेज, इन जनरल बोल रहा हूं मैं। अगर कैपिटल सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है कि जनरल पब्लिक से कैपिटल उठानी है, तो प्राइवेट कंपनी डज नॉट पास दिस स्टेज। कौन सी कंपनी पास करती है स्टेज को? पब्लिक कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जैसे ही मिल जाता है प्राइवेट कंपनी को, वो हो जाती है, मतलब वो आ चुकी है एग्जिस्टेंस में, ही दे कैन, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इजी, इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद। इसका ये मतलब रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और पब्लिक कंपनी को मिलेगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट, तब पब्लिक कंपनी शुरुआत करेगी अपना बिजनेस करना।
इजी है। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन के अंदर सारे स्टेप्स आ जाते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं जो प्रमोटर्स लोग करते हैं कि भाई हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, क्या आप हमारे सप्लायर बनोगे, क्या आप बनोगे, क्या आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहोगे? तो ये सारे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के या प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स के लायबिलिटी जो होती है किसके ऊपर रहेगी? प्रमोटर के ऊपर ही रहेगी जब तक कंपनी ना बन जाए। जब कंपनी बन जाएगी तो कंपनी पर दे देगा ये लायबिलिटी। ये लायबिलिटी जो है प्री इनकॉर्पोरेशन वाली कंपनी को ट्रांसफर कर देगा, तब वो बंदा लायबल हट जाएगा, लायबल होने से हट जाएगा, बट तब तक लायबल रहेगा प्रमोटर ही। इजी है, ये मेन चीज थी। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अ प्रमोटर इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु ब्रिंग्स अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, खड़ा करता है भाई पूरा कंपनी को, ठीक है। फ्रॉम ओरिजिनेटिंग एन आइडिया टू फॉर्म अ कंपनी एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग इट एग्जिस्ट, ऑल द वर्क इज डन बाय द प्रमोटर्स। वेरी इजी कि सारा कार्य कौन करता है? अपना प्रमोटर करता है। की एक्टिविटी भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढना, एनालाइज करना सारी चीजें, नाम ढूंढना और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को बनाना, ये सारे काम कौन करेगा? प्रमोटर्स करेगा। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं, रीड करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन क्या है आप रीड कर सकते हैं, ये पढ़ लो। दे आर इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का क्या मतलब है? दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, है ना, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दी प्रपोज्ड कंपनी। प्रपोज्ड कंपनी यानी कि बनने वाली कंपनी के बिहाफ पर दे आर वर्किंग। तो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप रहती है, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा, मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो यहां से बन सकता है, ये ध्यान से करो। अब मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ गड़बड़ डाल दी है, सॉरी कुछ गड़बड़ वाली स्टेटमेंट डाल दी है सेक्शन नंबर 34 के तहत, तो वो होगी क्रिमिनल लायबिलिटी, यानी कि आपको जेल भी हो सकती है और आपको कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है, यानी कि फाइन एंड एज वेल एज जेल, ठीक है। किसके अंदर? सेक्शन 447 के अंदर भी बोल सकते हैं। और सेकंड है पर्सनली लायबल फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अंटिल कंपनी टेक्स ओवर द लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर। जब तक प्रमोटर अपनी लायबिलिटी को, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वाली लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर देता है कंपनी को, तब तक वही लायबल रहेगा। इजी है। फ्रॉडुलेंट एक्ट, कोई भी फ्रॉड कर देता है तो वो पर्सनली लायबल है। कंपनसेशन फॉर गिविंग मिस स्टेटमेंट बाय विच शेयर होल्डर्स फेस्ड लॉसेस, आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ गड़बड़ वाली सिचुएशन दे दी थी अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टरों को, तो इन्वेस्टर ने पैसा आपको दे दिया तो इनको लॉस हुआ कुछ ना कुछ, तो इसका कंपनसेशन, इनकी भरपाई भी प्रमोटर को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिविल वाला हो जाता है। क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब है जेल प्लस में फाइन, सिविल होता है फाइन, कंपनसेशन। ओमिशन इन द प्रोस्पेक्टस, जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को चाहिए थी, आई मीन जो ऐसा है कि भाई चाहिए रहती है, वही आपने ओमिट कर दी, लिखी नहीं प्रोस्पेक्टस में, तो गलत बात है, फिर वहां पर पर्सनली लायबल होंगे आप, ठीक है। लास्ट है पर्सनली लायबल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने पहले ही कर लिया। लास्ट में लिखा हुआ है प्रमोटर्स कैन शिफ्ट देयर लायबिलिटी टू कंपनी अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर कंपनी बनने के बाद क्या कर सकता है? अपनी ट्रांसफर कर सकता है लायबिलिटी कंपनी को। इजी, डन। अब आ जाते हैं इनकॉर्पोरेशन पे। तो स्टार्टिंग कैसे होती है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होती है। आप लोग जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर, वहां पर जाकर, नहीं सॉरी, एप्लीकेशन दोगे आप एमसीए को, वो आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट देंगे। फिर DIN के लिए आप एप्लीकेशन दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वो आपको इशू करेंगे DIN। देन न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप उसकी वेबसाइट पे जाके आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जैसे भी अपन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, सिमिलरली जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह होंगे कंपनी के, प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। कंपनी का नाम अप्रूव करवाना कि भाई कंपनी का नाम जो है वो सही है ना, कुछ इसके अंदर गड़बड़ वाली चीजें तो नहीं लिखी हुई तुमने वो वाली चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, पांचवी चीज हो जाएगी एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 32 में भरा जाता है। इसके अंदर सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाते हैं अपन, जैसे MOA हो गया, AOA हो गया, सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनी से रिलेटेड हैं, उनकी डिक्लेरेशन, उनका कंसेंट वगैरह, ये सारी चीजें हम उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट को ROC के पास फाइल करवा देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें सेटिस्फाई करने के बाद ROC विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
ठीक है, यानी कि कॉर्पोरेट का अब आइडेंटिटी नंबर आ जाएगा हमारे पास, CIN हमें मिल जाएगा इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद। बट जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी जाएगी इस स्टेज के अंदर, यानी कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली स्टेज के अंदर। कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली स्टेज क्या है कि पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है जनरल पब्लिक को टू रेज द मनी। अब वो मनी कितना रेज करेगा, सेबी की गाइडलाइंस में प्लस में कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस में 90% इज दी हाई लिमिट या फिर मिनिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन। इतनी सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं रिसीव होती है, आप लोग अलॉटमेंट नहीं कर सकते हो, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो 90% एटलीस्ट रिसीव हो जाए एंड देन कैरी ऑन योर बिजनेस, देन यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। नहीं होता है, यू हैव टू रिफंड द मनी बैक टू द पीपल जिससे भी आपने लिया है। इजी है, चलो भाई खत्म कहानी। एक और चीज, 90% अदर कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड विद इन 60 days ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू देन ऑल मनी। हाँ, इसको छोड़ दो, आ जाओ जी। अब ये इंपॉर्टेंट है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ROC क्या कर देगा, इशू कर देगा। तो पढ़ते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। कंपनी हैविंग शेयर्स शुड हैव टू सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि एक जो कंपनी है जिसने पब्लिक से पैसा उठाना था, उठा लिया है, आ चुका है उसके पास, तो ये डिक्लेरेशन ROC के पास सबमिट करवाना होगा विद इन 180 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट उन्हें मिला, उसके विद इन 180 days करवाना है। ऐसा नहीं है कि जब उनके पास कैपिटल सब्सक्रिप्शन आ गई है उसके 180 days बाद, नहीं। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके 180 days के अंदर अंदर यू हैव टू सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाली चीज, कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुकी है, कर लें शुरू, कर लो जी, ये वाली चीज है। तो ये सेटिस्फाई करने के बाद दी रजिस्ट्रार विल इशू दी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। इजी, अब तक सारी चीजें इजी चल रही है, कहीं पर दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताना। चलो क्वेश्चंस करते हैं। When can a private company commence its business operations after incorporation? दोबारा से, When can a private company commence its business operations after incorporation? Immediately after receiving the certificate of incorporation। यही समझाया था ना, पब्लिक कंपनी को चाहिए रहता है commencement of business certificate और इनको चाहिए रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है, अ पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये तो प्राइवेट कंपनी का था। इशूइंग शेयर्स टू डायरेक्टर्स नहीं। फाइलिंग डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं हम विद इन 80 days कि भाई आ चुकी है कैपिटल, मतलब कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो चुकी है, अब हम कमेंस कर रहे हैं बिजनेस। तो हाँ, ये वाली चीज, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The time limit to file form INC 20A from the date of incorporation, यानी कि ये वाला जो फॉर्म था जो पब्लिक कंपनी को फिल करना था, कितने दिनों के अंदर करना चाहिए, 180 days के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आप इसको लिखेंगे इंटरनल, अंदरूनी, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। आप मेमोरेंडम को लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ऑफ द कंपनी, या फिर इसको आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, चार्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स रीड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन वी विल डू AOA, देन वी विल डू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये 3 मोटे चीजें, इसको कवर करेंगे, मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा यहाँ का। आगे बढ़ते हैं। मेमोए क्या है, मेमोए कह रहा हूं, MOA क्या है, चार्टर ऑफ द कंपनी, जो क्या बताता है, उसकी पावर, लिमिटेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। पर्पस क्या होता है, रिलेशनशिप बताना किसके बीच की, कंपनी और एक्सटर्नल पार्टीज के बीच की। स्पेसिफाइज द स्कोप ऑफ ऑपरेशन, कि किसके बियॉन्ड तक अपन काम नहीं कर सकते हैं, कंपनी काम नहीं कर सकती है। तो ये चीज बताता है कौन, MOA बताता है। MOA के अंदर होते हैं क्लोजेस, कुछ क्लोजेस होते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, नैरो लैक, ये वाला, रियली सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, नैरो लैक वाला, NROLAC, नैरो लैक, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे N से क्या हो गया, नेम क्लोज, R से हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस वाला क्लोज, कि इसकी जानकारी होनी चाहिए MOA के अंदर। O से हो गया ऑब्जेक्ट क्लोज, उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए इसके अंदर। लाइबिलिटी क्लोज L से हो गया, ठीक है। A से हो गया हमारे पास एसोसिएशन क्लोज,
एसोसिएशन स्लैश करके सब्सक्रिप्शन क्लोज भी लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शन क्लोज लिख सकते हो, और ये हो गया कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज, एक चीज का ध्यान रखो, ये सी यहां पर आता है और ए यहां पर आता है, ठीक है। बस याद करने का तरीका बताया था मैंने नैरो लेग का, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सी विल कम अबव ए। क्यों मैं बता रहा हूं ऐसा, क्योंकि सीक्वेंस में होते हैं। एक क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, वो यूजीसी नेट में देखा था, सीक्वेंस वाइज आया हुआ था चीजें, ठीक है। तो सीक्वेंस इसका ये रहेगा जो भी मैंने आपको बताया, NROLCA। आगे आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेन करेगा। 2 मिनट का ब्रेक है। लेट्स गो। पर्पस इसका क्या रहता है, उद्देश्य क्या रहता है, गाइड्स द कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि अंदर वाला जो चीज है, कंपनी की अंदर वाली चीज, यानी कि कंपनी को मैनेज कैसे किया जाएगा, वो इसके अंदर लिखा हुआ होता है। इसके तहत चीजें चलती हैं। रेगुलेट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट्स क्या होंगे एओए के अंदर, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ सकते हैं कि एओए के अंदर ये चीजें होती है, या ऐसा बोल सकते हैं जनरल इंफॉर्मेशन होती है जो फॉलो करनी होती है। ये डिफरेंस है एमओए और एओए के अंदर, पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है, सारी चीजें अपन कर आए हैं, ठीक है। पढ़ लो एक बारी, रीड कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम से लिखा हुआ है, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है सारी चीजें। हाँ, एक चीज और देखो, अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस करके अपने पास एक टॉपिक आता है। इसमें क्या आता है, ये आ गया हमारे पास डायरेक्टर्स, ये क्या है, डी लिख दिया मैंने, डायरेक्टर्स। फिर आता है एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर आता है एमओए। यानी कि अपन जो है डायरेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स ने खुद से ज्यादा, इनके पास जो अथॉरिटी थी ना, इनके आगे जाके काम किया, इनके आगे जाके काम कर लिया, बियॉन्ड जाके काम कर लिया, बट विद इन था वो एओए, विद इन एओए था, लेकिन बट डायरेक्टर्स को जो अथॉरिटी दी गई थी वो नहीं थी, वो उसके बियॉन्ड जाके इसने काम किया है, तो उसको इंट्रा वायरस बनाया जा सकता है। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब एओए के अंदर जो चीजें लिखी गई थी उसके भी बियॉन्ड जाके काम कर लिया, बट एमओए के अंदर है, वो एमओए के विद इन है, तो उसको भी इंट्रा वायरस बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन बोल सकते हैं ऐसा। बट एमओए के आगे जाकर अगर किसी ने भी काम किया है, एमओए के बियॉन्ड जाकर किसी ने भी काम किया है, इसका मतलब ये रहेगा कि आपने कंपनीज एक्ट के तहत जाकर काम नहीं किया, कंपनीज एक्ट के आगे जाके काम किया है आपने, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जाके काम किया है ना, जितना आपको काम करने की जरूरत नहीं थी आपने वो काम कर दिया है, ये इंट्रा वायरस नहीं बन सकता है, फिर यहां पर दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये आपने समझना था, ये बताता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस या वायर्स, जो भी आप बोलो, ये चीज यहां पर लिखी हुई है, रीड कर सकते हो, मैंने समझा दिया, रीड कर सकते हो। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस लिख लो यहां पर, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लोगों को, थर्ड पार्टीज को कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर नहीं पता है और कुछ आगे जाकर दिक्कत हुई तो आउटसाइडर ही लायबल है, कंपनी लायबल नहीं है इस चीज के लिए, कंपनी तो सारी चीजें लिखी हुई है पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर, क्यों नहीं पढ़कर आए हो आप, पढ़कर आओ, ये वाली चीज है, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर दैट बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ही शुड बी अवेयर ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर मेकिंग अ फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट। इंडोर मैनेजमेंट इसका एक एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। क्या बताता है कि आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करो, आउटसाइडर्स आर नॉट, उनको उनके ऊपर कोई भी गलत प्रभाव नहीं आना चाहिए इंटरनल प्रोसेसेस का, कुछ भी अगर गलत कार्य हो रहा है कंपनी के अंदर, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, उसका बैड इंपैक्ट थर्ड पार्टीज को नहीं आना चाहिए। सो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल प्रोटेक्ट द आउटसाइडर्स, ठीक है। इसके भी क्या रहेंगे, इसके भी हमारे पास एक्सेप्शंस रहते हैं, जैसे कि पहला एक्सेप्शन है नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी। अगर उस बंदे को, उस आउटसाइडर को पता था कि भाई ये इररेगुलरिटी चल रही है, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताता क्या है कि भाई बंदे को पता नहीं है इंडोर मैनेजमेंट में क्या चीज चल रही है, तभी उसको बचाया जा रहा
है ना, कि गलत प्रभाव उस आउटसाइडर पर ना पड़े। बट जबकि उसको पता है, उसे नॉलेज है इरेगुलरिटीज की क्या चल रहा है, बट फिर भी वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहां पर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, फिर यहां पर फिर उसे, है ना। सेकंड चीज है फोर्जरी। एक्ट्स इन्वॉल्विंग फोर्जरी डू नॉट बाइंड द कंपनी। अगर कुछ गलत कार्य करके या करना चाह रहा है वो आउटसाइडर, है ना, तब कंपनी यहाँ पर लायबल नहीं होगी और आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। एक्ट्स बियॉन्ड अपरेंट अथॉरिटी व्हेन एन एजेंट और डायरेक्टर एक्ट्स आउटसाइड देयर अथॉरिटी, यानी कि कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट जैसा भी है, ठीक है, बट मान के चलो डायरेक्टर को जितनी अथॉरिटी है बट उससे आगे जाके वो कुछ काम कर रहा है डायरेक्टर, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर उस आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंपनी की यहां पर कुछ वो नहीं है, मतलब कि उस डायरेक्टर, वहां पर डायरेक्टर को पर्सनली लायबल माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उस बंदे को जो आउटसाइडर है उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, ऐसा ना बोलकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्टर ने बियॉन्ड द अथॉरिटी जाकर काम किया है उस पर कुछ कार्रवाई होगी, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है यहाँ पर, बस ये थोड़ा सा तालमेल है, जोड़ लेना इसको। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड, जो भी जैसे जैसे भी आप बोल सकते हैं, तर्कवांड बोल सकते हैं, तुर्कवांड बोल सकते हैं, जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या बन जाता है, एक केस बन जाता है। किसका है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, ये आपने ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का ये केस है। केस लो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना, बस ये ध्यान रखो किसका केस है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। डिफरेंस है, पढ़ लो आराम से, मजा आ जाएगा। करवा दिया वैसे तो, क्वेश्चन भी करवा दिया, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती कैसे, फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया है, फॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये। क्या करोगे हमेशा के लिए याद रखने के लिए कि फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या करना है, पॉज करनी है वीडियो और कमेंट सेक्शन में अब दोबारा से कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में दोबारा से कमेंट करना है, अभी के अभी पॉज करो, देखना नहीं है, लेकिन देखना नहीं है कि क्या लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर सरल भाषा में आपकी खुद की भाषा में ऐसे करके फॉर्मेशन ऑफ कंपनी लिखो जल्दी से, ठीक है, खुद की भाषा में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के स्टेप्स लिख दो, एक एक वर्ड में लिख दो, चाहे कि भाई DIN DSC, ठीक है, और अपना हो गया नाम, नेम लिख दो ऐसे करके, फिर ऐसे करके अपना प्रॉपर आंसर कर दो मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ये फिर आपको हमेशा याद रहेगा। मोस्टली चांसेस है ये बनते हैं कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आए, सीक्वेंस वाला। आगे बढ़ रहा हूँ, लेट्स गो। प्रोस्पेक्टस पे आ जाते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या है, जो पब्लिक को हम इशू कर रहे हैं, और किस लिए इशू कर रहे हैं, फॉर रेजिंग कैपिटल। इजी, आगे बढ़ते हैं। इसको फाइल करवाना पड़ता है किसके पास, सेबी के पास एंड ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देखिए, पब्लिक कंपनी रेज करती है कैपिटल बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस टू द जनरल पब्लिक, यही हमने पढ़ा था। कैसे कर सकती है, IPO निकाल के, FPO निकाल के। IPO इज योर इनिशियल पब्लिक ऑफर, एज यू ऑल नो, है ना। इनिशियल पब्लिक ऑफर कहां दिया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला जाता है प्राइमरी मार्केट में। कौन सा मार्केट, प्राइमरी मार्केट। दिस इज अ टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट वी कैन से, ठीक है। कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है क्या, प्राइमरी मार्केट। इजी है, तो ऐसा बोल सकते हैं, जहां पर न्यूली इशूड सिक्योरिटीज आती है, या फिर ऐसी सिक्योरिटी जब हम पहली बार पैसा रेज कर रहे होते हैं। प्राइवेट कंपनी कैसे पैसा रेज करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट करके, कुछ गिने चुने बंदे को अपने शेयर्स देके, या फिर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को अपने शेयर्स देके, या फिर बोनस शेयर्स देके, या फिर राइट शेयर इशू करके। बोनस शेयर क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट देना। राइट शेयर क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना, ठीक है। यही था बस। इन वन फाइनेंशियल ईयर देयर विल बी वन प्राइवेट प्लेसमेंट, ये थोड़ा सा प्रोविजन था इसका, ये अपन ने कर लिया है, डन। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस कर लेते हैं। पहला है हमारे पास शेल्फ, सेकंड है रेड हेरिंग, थर्ड है अब्रिज्ड, और फोर्थ है हमारे पास डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सेक्शन इसके देख लो, शेल्फ का 31 है, रेड हेरिंग का 32 है, अब्रिज्ड का छोड़ दो, डीम्ड प्रोस्पेक्टस का भी छोड़ दो। चलो अब पढ़ते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय सर्टेन कंपनीज, यानी कि कुछ कुछ कंपनियां ही इसे इशू कर सकती है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, दे कैन इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू मल्टीपल सिक्योरिटीज ऑफरिंग्स over a specified period without issuing a new prospectus
ईच टाइम। मल्टीपल सिक्योरिटीज को इशू करना, प्लस में बार बार इशू नहीं करना प्रोस्पेक्टस। एक बार अपन ने प्रोस्पेक्टस अगर शेल्फ वाला इशू कर दिया तो उसके बाद अगर जितनी भी बारी पैसा उठाना है किसी भी सिक्योरिटीज के थ्रू, यू डोंट नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस अगेन एंड अगेन। तो एक फायदा मिल जाता है। सेक्शन कौन सा? 31 सेक्शन है। वैलिडिटी क्या रहती है इसकी? 1 साल की वैलिडिटी रहती है। नॉट एवरी कंपनी इज एलिजिबल टू इशू द प्रोस्पेक्टस, ओनली सेबी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन कैन इशू द प्रोस्पेक्टस। ये वाला प्रोस्पेक्टस कौन इशू कर सकता है? सेबी लिस्टेड कंपनीज। इजी। कंपनी नाउ डोंट हैव टू इशू प्रोस्पेक्टस अगेन एंड अगेन। इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसे अंडरलाइन कर लेना। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के साथ आता है ये। अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है? उस साल के अंदर कंपनी के अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं, जो इन्वेस्टर लोगों को, जो थर्ड पार्टी को, जो एक्सटर्नल पार्टीज को पता होने चाहिए, वो इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर अपडेट होते रहते हैं, किया जाता है बाय द कंपनी। कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है रिलेटेड टू द पब्लिक, जिसको मतलब जो इन्वेस्टर्स लोगों के इम्पैक्ट करेगा डिसीजन को, तो वो इंफॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में दिया जाएगा। ये यहां पर लिखा भी हुआ है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, डन हो गया। पोज करके पढ़ लेना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सेक्शन नंबर 32। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमारा है जिसके अंदर सारी चीजें होती है, 2 चीजों को छोड़कर। इशूड बिफोर द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज आर फाइनलाइज्ड। प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज हम यहां पर नहीं लिखते हैं इस प्रोस्पेक्टस के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद ही क्या होता है कि लोग बिड करें। क्या करें? लोग बिडिंग करें। लोग बिडिंग करें और प्राइस को सेट करें शेयर का। ठीक है, तो इसी चीज को बोला जाता है बुक बिल्डिंग का प्रोसेस। बुक बिल्डिंग क्या है? बेसिकली बुक बिल्डिंग है आपका प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। किसका प्राइस डिस्कवर करना है? मैकेनिज्म। किसका प्राइस डिस्कवर करना है? शेयर का। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इस चीज के लिए इशू किया जाता है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, समरी और एप्लीकेशन फॉर्म। डन। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इसको पढ़ लेना। ठीक है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी दैट इज कंसीडर्ड अ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 25 इफ इट ऑफर्स सिक्योरिटीज फॉर सेल टू द पब्लिक बाय एन इंटरमीडियरी और इशूइंग हाउस। यानी कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या हो जाएगा? कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस एक इंटरमीडियरी को और फिर ये जनरल पब्लिक को देता है। ठीक है जी, डन हो गया। तो बिचौलिया है शामिल यहां पर, ये ध्यान में रख लेना। तो यानी कि ये कीवर्ड्स, छोटे छोटे कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। कंटेंट क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आपने रीड करना है। ये बेसिक चीजें हैं, रीड कर लो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि भाई प्रोस्पेक्टस में होना क्या चाहिए रहता है। तो ये रीड करोगे समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली ऐसे डिटेल्स जो इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ी कर दी तो वो वाली चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, पढ़ोगे खुद। मिस स्टेटमेंट कर दी प्रोस्पेक्टस के अंदर, हमने देखा था प्रमोटर्स की लायबिलिटी वाला, है ना, वही है यहाँ पर। आइए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास इन्वेस्टरों के पास क्या यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि बचने के। अगर उन्होंने मिस स्टेटमेंट कर दी हो, कुछ भी गलतियां कर दी हो, कुछ भी एम्बिग्विटी कर दी हो, या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना दी हो, कुछ भी मिस स्टेटमेंट कर दिया हो, या गलत स्टेटमेंट लिख दी हो, ठीक है, तो यहाँ पर लायबिलिटी अराइज हो जाती है किसकी? कंपनी की, एंड एज वेल एज मेंबर्स की भी। ठीक है, दोनों तरफ की लायबिलिटीज अराइज हो जाती है, कंपनी की खुद की और मेंबर्स की भी। 2 तरीके की रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल होती है, अगेंस्ट द कंपनी एंड अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सो अगेंस्ट द कंपनी कौन सी है? पहला है रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, शेयर वाला, जो अपन ने शेयर खरीदे इनके, इसको टर्मिनेट करना। और इसी के अंदर दूसरा आ जाता है क्लेम फॉर डैमेजेस, और डैमेज को मांगना, कंपनसेशन लेना, जितने भी इनका लॉस हुआ है, इन्वेस्टर लोगों का लॉस हुआ है, खून पानी पसीने का जो भी है। रेमेडीज अगेंस्ट डायरेक्टर्स, एक्सपर्ट्स और प्रोमोटर्स, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, जिसकी देखरेख में ही ये चीजें हुई हैं। मान के चलो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको इस चीज की खबर ही नहीं थी, तो वो लायबल नहीं होगा। यहाँ पर वो बंदे होंगे जैसे कि डायरेक्टर्स होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज देखते हैं, तो ये बंदे लायबल होंगे और जिनकी देखरेख में ये चीज हुई है। तो यहाँ पर 2 तरीके की लायबिलिटी उत्पन्न होंगी, सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी क्या है? कंपनसेशन यानी कि फाइन। क्रिमिनल क्या है? कंपनसेशन एज वेल एज योर जेल। डन, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ प्रोस्पेक्टस, इनमें से कौन सा बढ़िया डिस्क्राइब करता है प्रोस्पेक्टस को? अ रिपोर्ट इशू टू शेयर होल्डर्स अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ना ये तो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है। अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज, एब्सोल्युटली राइट, बी इज द राइट ऑप्शन। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स व्हाट? ओनली अ बैलेंस शीट एंड पीएनएल। अच्छा, इससे काम चल जाएगा क्या? A former invitation to the public to invest in company securities, absolutely right, B option is the right option। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a type of prospectus, इनमें से कौन सा नहीं है? रेड है, शेल्फ है, और प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस है ये, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां इशू करती है। ऑडिट प्रोस्पेक्टस नहीं है, ठीक है, इसको कट कर दो। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कितने साल की है? 1 ईयर, एब्सोल्युटली राइट, बहुत इजी। अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन, इनमें से क्या कंटेन नहीं करता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या कंटेन नहीं करता था? प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डन। अ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद विच अथॉरिटी बिफोर इट इज इशूड टू द पब्लिक? सेबी और आरओसी के पास। यहां पर क्या क्या है? सेबी है बस, तो यस, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जर्नल मीटिंग एंड रेजोल्यूशन, अब हम हमारे लास्ट पड़ावों पर पहुंच रहे हैं। कितनी स्लाइड कर ली हमने? बस थोड़ी स्लाइड और बची है, जल्दी से कवर करते हैं। चलिए, दो तरीके की मीटिंग्स होती है। एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे ऑर्डिनरी मीटिंग भी बोला जाता है, जनरल मीटिंग, और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। थोड़ी सी समरी दे देता हूँ। ये जो जनरल मीटिंग होती है अपनी ऑर्डिनरी वाली, सामान्य वाली, इसके अलावा जितनी भी मीटिंग होती है ना, उसे बोला जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। पहली चीज तो ये है। ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किस चीजों के लिए होती है? किन बिजनेस पर्पसेस के लिए होती है? ऑर्डिनरी बिजनेस पर्पसेस के लिए होती है, जो डे टू डे या साल में हमेशा होता है, उस पर्पस के लिए होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेसेस के लिए होता है। जनरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना पड़ता है, वेयर एज एनुअल जनरल मीटिंग या ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सम ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करना पड़ता है। इजी, डन। आगे बढ़ते हैं। इट डील्स विद द सो कॉल्ड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द कंपनी। अब ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द कंपनी है क्या? डिविडेंड डिक्लेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट तैयार करना, उसे पेश करना और उस पर डिस्कशन करना, अपॉइंटमेंट करना डायरेक्टर को जो रिटायर हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट करना और फिक्सेशन करना ऑडिटर्स का, पैसों की फिक्सेशन, रिम्यूनरेशन, सैलरी वगैरह, उनका फिक्सेशन करना। तो ये होता है ऑर्डिनरी बिजनेसेस। हेल्ड ईच ईयर, ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है हर साल होती है विद अ व्यू टू रिव्यू एंड इवेल्युएट द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी, की कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स होती है ये। आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ एजीएम, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है अगर बनेगा तो। द फर्स्ट एजीएम, पहली जो एजीएम होगी ना, इट शैल बी कंडक्टेड विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ कंपनीज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पहला फाइनेंशियल ईयर मान के चलो 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है पहला फाइनेंशियल ईयर। इसके विद इन 9, इसके बाद वाले विद इन 9 months के अंदर अंदर पहली एजीएम हो जानी चाहिए। सब्सिक्वेंट और जो नेक्स्ट वाली एजीएम होगी, इट शुड बी हेल्ड विद इन 6 months, और जो गैप रहेगा दो एजीएम के बीच में, वो मैक्सिमम का 15 मंथ का रहेगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट एजीएम क्या है? नेक्स्ट वाली, इसके नेक्स्ट वाली, वो विद इन 6 months होनी चाहिए, और मैक्सिमम गैप 15 मंथ का रहेगा दोनों एजीएम्स के बीच में। एजीएम शैल नॉट बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलीडे, यानी कि ये वर्किंग आवर्स के अंदर, वर्किंग डेज पर ही हेल्ड होगी। एटलीस्ट 21 डेज का क्लियर नोटिस दे दिया जाएगा सारे मेंबरों को मीटिंग करवाने के लिए। एक छोटा सा नोटिस भी दिया जा सकता है शॉर्टर पीरियड का, लेट्स से 7 दिन का, वो भी दिया जा सकता है अगर 95% मेंबर का कंसेंट होगा अगर, ठीक है, बट जनरली 21 डेज क्लियर नोटिस मिलेगा। इजी है। और ये जो मीटिंग होगी ना, ये वैलिड मीटिंग के अंदर आनी चाहिए, यानी कि जो वैलिड मीटिंग के अंदर जितने भी प्रोविजंस होते हैं ना, कि भाई प्रॉपर चेयरपर्सन, प्रॉपर कोरम, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, यानी कि वैलिड मीटिंग होनी चाहिए, इनवैलिड मीटिंग नहीं होनी चाहिए। डन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, लेट्स गो। सेकेंड मीटिंग है, यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए होती है, स्पेशल बिजनेसेस के लिए होती है। इसको नेशनल हॉलीडेज पर भी और कहीं पर भी इसको कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, ये भी कंप्लाई करना चाहिए वैलिड मीटिंग से, रिगार्डिंग वैलिड मीटिंग के प्रोविजन से। मीटिंग्स अदर देन द एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन्ड एट एनी टाइम बाय
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कन्वीन करवा सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिक्वेजिशन पर भी, सॉरी, मेंबर्स के रिक्वेजिशंस पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंडक्ट करवा सकते हैं। रिक्वेजिशन बाय बोर्ड देमसेल्व्स खुद वो रिक्वेस्ट करेंगे तो कंडक्ट हो सकता है। बाय ट्रिब्यूनल एज वेल, किसके लिए होती है? स्पेशल बिजनेस पर्पसेस के लिए होती हैं। अब स्पेशल बिजनेस पर्पसेस क्या है? जैसे कि इशू करना नए शेयर्स और डिबेंचर्स, रेगुलरली हर साल तो करते नहीं है, कभी कभार होता है, कुछ कुछ सालों में होता है, तो इसलिए स्पेशल काइंड ऑफ बिजनेस। अमेंडमेंट करना आर्टिकल्स को या फिर एमओए को, अल्टर करना, कंपनी का नाम चेंज करना, हर साल नाम चेंज करते हो क्या? अप्रूवल ऑफ मर्जर्स और एक्विजिशन, हर साल मर्ज होते रहते हो क्या किसी के साथ? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स बिफोर देयर टर्म्स एंड, ये सारे स्पेशल बिजनेसेस हैं, हमेशा नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी टाइप में नहीं होते हैं तो इसे स्पेशल बिजनेसेस बोला जाता है, तो ध्यान से इसको कर लेना। डन हो गया। वैलिड मीटिंग के क्या प्रोविजंस होंगे कि भाई प्रॉपर अथॉरिटी होगी, यानी कि चेयरपर्सन होगा, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, चेयरपर्सन प्रेजेंट होना चाहिए, और प्रॉपर नोटिस सेंड करो 21 दिन वाला, और शुड बी हेल्ड विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। और however third parties cannot be affected by irregularities of invalid meetings। अगर कोई इनवैलिड मीटिंग्स हुई है और उसके कारण से कुछ डिसीजन लिया गया है तो उससे थर्ड पार्टीज को प्रोटेक्शन मिलेगी। कौन सा डॉक्ट्राइन बताता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताता है। रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग, क्या चीजें होनी चाहिए? वही चीज दोबारा से लिखी हुई है यहाँ पर। प्रॉपर कोरम भी होनी चाहिए, तो ये भी देख लो, ठीक है। कोरम जो मैंने लिखवा दी थी आपको, 1000 तक के लिए 5 मेंबर, 5000 तक के लिए 15 मेंबर, 5000 से ज्यादा के लिए 30 मेंबर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, ध्यान में रखना। प्राइवेट में 2 से काम चल जाएगा। इफ कोरम, अब ये चीज देखो, कोरम अगर प्रेजेंट नहीं है विद इन हाफ एन आवर, देन द मीटिंग विल बी एडजॉर्न्ड टू द नेक्स्ट वीक एट सेम प्लेस सेम टाइम। नेक्स्ट वीक हो जाएगी सेम, मान के चलो मंडे को 3 PM पर रखी थी मीटिंग, अब वो अगले मंडे पर शिफ्ट हो गई है क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं थी। अगले मीटिंग पर भी कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? जो मेंबर प्रेजेंट है वो ही कोरम फॉर्म करेंगे, वही कोरम बन जाएंगे। इजी, डन। प्रॉक्सी के बारे में आप खुद पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है, इजी सा है, इतना ही है बस, ठीक है। प्रॉक्सी के बारे में आप खुद पढ़ो, मजा आएगा पढ़ के, समझ में आएगा चीज कि प्रॉक्सी होता क्या है, कौन अपॉइंट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या इसके बेसिकली क्या इसके पावर रहती है प्रॉक्सी की। रीड करो, हिंदी में भी रीड करो। रेजोल्यूशन अपन ने कर ही लिया है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होते हैं, अब देखो 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल और रेजोल्यूशन बाय स्पेशल नोटिस। ये कब होता है? जब जल्दी से कुछ डिसीजन लेना हो तो कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जल्दी से नोटिस देकर ये रेजोल्यूशन करते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? जो सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा किया जाता है। और स्पेशल रेजोल्यूशन मिनिमम ऑफ 75% का यहाँ पर वोट चाहिए रहेगा, ठीक है, यानी कि 75% चाहिए रहेगा हमेशा मिनिमम। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बारे में ये चीजें हैं, दोबारा से बताई गई हैं, आप देख सकते हैं। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस यहाँ पर, बाकी तो सारी सेम चीज लिखी हुई है। स्पेशल रेजोल्यूशन का फाइल करवाना विद इन 30 days विद आरओसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये नई चीज है यहाँ पर, बाकी तो अपन ने पढ़ लिया है। स्पेशल बिजनेसेस के लिए होते हैं, नीचे लिख रखे हैं स्पेशल बिजनेसेस। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, सर्टेन रेजोल्यूशंस रिक्वायर स्पेशल नोटिस फ्रॉम मेंबर्स बिफोर दे आर प्रपोज्ड। नोटिस रिक्वायरमेंट्स, स्पेशल नोटिस मस्ट बी गिवन बाय मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1% वोटिंग पावर और शेयर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 5 लाख। यानी कि स्पेशल नोटिस कौन बंदे दे सकते हैं? ऐसे बंदे जिनके पास एटलीस्ट 1% की टोटल वोटिंग पावर हो, या ऐसे शेयर होल्ड करके हो जिनकी उनकी 1% की वोटिंग पावर बनती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, तो ये होते हैं। एक और होता है हमारे पास रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यानी कि ये वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली करता है कि उसे फिजिकल मीटिंग करनी है, उसे अर्जेंट काम है कुछ, तो उस चीज के लिए रिक्वायरिंग क्विक एक्शन, तो मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में वो ये वाला था, रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलेशन बाय सर्कुलेशन। डन हो गया। वोटिंग ऑन रेजोल्यूशन, वोटिंग कैसे हो सकती है? हाथ दिखाकर, बाय पोल, ई वोटिंग, पोस्टल बैलेट, इन चारों तरीकों से हो सकती है। अगर हाथ दिखाकर है तो ईच मेंबर प्रेजेंट हैज 1 वोट। पोल पर है वोटिंग अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डिंग, की वोटिंग पावर मिल जाती है उसको कि जितने उसके पास शेयर्स रहते हैं, अगर बहुत ज्यादा है तो उतनी की वोटिंग पावर उसे मिल जाती है, तो ये चीज बता रखी है बस। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा इसका डिफरेंस है, बहुत ईजी डिफरेंस है, पढ़ लेना।
Which of the following meetings is held after a company is incorporated and starts its business operations? Just after incorporating एक मीटिंग होती है यहाँ पर कंडक्ट, वो कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी मीटिंग। याद करो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, पब्लिक वाली कंपनी के अंदर बताया था जब पब्लिक कंपनी पढ़ा रहा था, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है जस्ट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन विद इन 6 months, विद इन 6 months, और ये हो जाएगी पब्लिक कंपनी। A quorum for general meeting of a private company having more than 30 members, मेंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट कंपनी है, 2 मेंबर से काम चल जाएगा। A special resolution is passed when it is passed by simple majority of members, नहीं, ये तो ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। 75 चाहिए रहेगा, 75 लेस देन, नॉट लेस देन, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। What is the minimum notice period requiring for calling an annual general meeting? 21 डेज का नोटिस। A resolution requiring the approval of a simple majority, simple majority आ गया तो ordinary resolution है। Which type of meeting is called to handle urgent matters? Urgent matters कौन सी मीटिंग? बोर्ड की मीटिंग कर लो भाई, क्योंकि अर्जेंट मैटर तो यही लोगों को संभालना है, तो बोर्ड मीटिंग। Who can call an extra general meeting, extraordinary general meeting in case of default? Default by the board of directors, कुछ पैसा नहीं दिया होगा तो creditors, ठीक है, creditors, C option is the right option। Which resolution is required to alter the articles of association? Article of association regularly तो amend कर नहीं रहे होते अपन, तो यानी कि special resolution। A company is required to hold its first annual general meeting within how many months from the end of its first financial year? यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने के विद इन कितने मंथ्स? 9 months, है ना। और टोटल जो रहेगा गैप, टोटल गैप बिटवीन टू AGM कितना रहेगा? 15 months, है ना। डन। पेमेंट ड्यूरिंग द लिक्विडेशन, ये छोटा सा टॉपिक है कि जब आपकी वाइंड अप हो जाती है कंपनी तो कैसे कैसे पेमेंट मिलती है फिर। तो आपको देखो पहले क्या होगा, जो लिक्विडेटर होगा वो रियलाइज करेगा एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटी को पे करेगा। अब लायबिलिटी कैसे पे होती है? सबसे पहले दिया जाएगा लिक्विडेशन एक्सपेंस, यानी कि उससे पहले दिया जाएगा लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस के बाद दिया जाएगा लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेटर की फीस वगैरह, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर गवर्नमेंट का जो ड्यू पड़ा हुआ है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स। बहुत ईजी था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ दो। ये समरी है उस चीज़ की, पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट ऑर्डर की समरी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीपीटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इट इज द रोल ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर, व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर इन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी टू ओवरसी डेली बिजनेस ऑपरेशन। अच्छा, बिजनेस ऑपरेशन डेली वाले ये तो अपना मैनेजमेंट देखता है। टू कलेक्ट एंड रियलाइज द कंपनीज एसेट, जी हाँ ये वाला है सेकेंड ऑप्शन। चलो, असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। एक प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस, एब्सोल्युटली राइट, नहीं उसे इतनी ज्यादा जरूरत होती है प्रोस्पेक्टस इशू करने की। जनरल पब्लिक, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स, एब्सोल्युटली राइट है, ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। असर्शन, वन पर्सन कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर सर्टेन कंडीशन, जी हाँ हो सकती है, बन सकती है। द कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज द कन्वर्शन ऑफ ओपीसी इनटू अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज इफ इट एक्सीड्स अ स्पेसिफाइड टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल, एब्सोल्युटली राइट, दोनों बिल्कुल सही है। इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस विद फॉल्स इंफॉर्मेशन इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट, सही है भाई असर्शन तो। द प्रोस्पेक्टस इज अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन टू अट्रैक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एब्सोल्युटली राइट, दोनों सही है। A company has perpetual succession, meaning it continues to exist despite changes in its membership. Assertion बिल्कुल सही है। The death, insolvency, retirement of shareholders affects the continuity of the company. It does not affect. So हमारे पास A is true, R is false. C हो जाएगा सही ऑप्शन। मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज पे आ गए हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक हमारा। मैनेजमेंट कौन होता है, मतलब होता है बेसिकली आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो कितने प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो की डायरेक्टर्स कौन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन्स, ये सारे होते हैं। अब ये चीजें हम करने वाले हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज देखते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, एक स्पेशल बंदे होते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, स्पेशल एक्सपर्टीज वगैरह होती है। इनका सेक्शन हमेशा ध्यान रखना है, सेक्शन 49, 149, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स
बेसिकली मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूँ, महाभारत के जो कृष्ण थे वो क्या करते थे, गाइडेंस प्रोवाइड करवाते थे। तो सिमिलरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी क्या करवाते हैं, कंपनी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं, बिकॉज दे कैरी एक्सपर्टीज, दे हैव नॉलेज प्रॉपर वाली, ठीक है। तो वो होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। फिर हम बात करेंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की अभी आगे चल के। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय सम और द अदर पर्सन यानी कि गवर्नमेंट द्वारा या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, कि भाई इसको डायरेक्टर बना लो, इसके पास देखो कितने सारे शेयर पड़े हैं आपकी कंपनी के, तो वो बंदा नॉमिनेटेड है बाय समबडी एल्स। चलो वुमेन डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर को करना पड़ता है, एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर अपने कंपनी में लगाना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है। हर एक लिस्टेड कंपनी या फिर हर एक अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल या तो 100 करोड़ से ज्यादा हो, मतलब ऑब्वियसली ज्यादा ही हो, और टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो। आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और अदर देन होल टाइम डायरेक्टर होगा या फिर अदर देन नॉमिनी डायरेक्टर होगा, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कोई भी, और ये कोई प्रमोटर नहीं है कंपनी का, ना ही कोई पिक्यूनियरी या पिक्यूनियरी रिलेशनशिप में है कंपनी की, यानी कि कोई प्रॉफिट का रिलेशन नहीं है इसके साथ। ये पर्सन है जो पोजेस करता है सम रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, डज नॉट होल्ड विद हिज रिलेटिव्स इंक्लूडेड वोटिंग पावर ऑफ 2% और मोर इन द कंपनी, यानी कि वोटिंग पावर अगर होगी भी तो वो लेस देन 2% होनी चाहिए, विद इंक्लूडेड इसका कौन, रिलेटिव भी, ठीक है, डन। नन ऑफ हुज रिलेटिव्स होल्ड्स पिक्यूनरी रिलेशन विद द कंपनी, यानी कि इसके जो रिलेटिव्स होंगे ना वो भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप में नहीं होंगे कंपनी के साथ। नन ऑफ हुज रिलेटिव्स एंड हिज एज वेल, कोई की मैनेजरियल पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं कंपनी पे, और ना ही एम्प्लॉय है ना ही डायरेक्टर है इन द कंपनी, डन है। ये होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये ध्यान में रखो एवरी लिस्टेड कंपनी के अंदर। गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड हैव टू गिव डिक्लेरेशन इन एवरी मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर फॉर हिज इंडिपेंडेंसी, ठीक है, कि भाई इंडिपेंडेंट है हम और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लेंगे। फॉर चूजिंग रोटेशनल डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड। जो रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं हमारे, जो हर साल चेंज होते हैं, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1 साल होता है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग तक का होता है, वो होते हैं रोटेशनल डायरेक्टर्स। तो उसके लिए उनको चूज करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हटा दिया जाता है, डन है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी हेल्ड लायबल ओनली इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मान के चलो प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ मिस स्टेटमेंट हुई है और वो विद द नॉलेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुई है, तब उसको लायबल ठहराया जाएगा, अदरवाइज नहीं ठहराया जाएगा। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, और ये जो टर्म्स होंगी 5-5 साल की हो सकती है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर टर्म ऑफ अप टू 5 ईयर्स, यानी कि 5-5 साल की 2 टर्म, कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी अलाउड रीमनरेशन, बट उसको थोड़ी बहुत सिटिंग फी मिल सकती है, रीइंबर्समेंट मिल सकता है पार्टिसिपेट करने का हर एक मीटिंग के अंदर, है ना, और कमीशन मिल सकता है, प्रॉफिट एज अ कमीशन। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ये आपने खुद ने पढ़ना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट खुद ने पढ़ना है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ईजी है, ये वही चीज है कि भाई जेल हो गई, पागल हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वही है कि कौन नहीं बन सकता, या फिर जिसको DIN अलॉटेड नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ये बंदा नहीं बन सकता। ये आपको अब ध्यान में रखना है कि DIN का सेक्शन क्या है, बस आपको ये सेक्शन नंबर ध्यान में रखने हैं। ये पूरे जो सेक्शन है इसके बारे में आप ना पढ़ना, क्योंकि CVT लेवल पे ये नहीं पूछा जाएगा, तो DIN के सेक्शन आप ध्यान में रखेंगे। मैटर्स जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स वाली मीटिंग्स में डील नहीं किए जाने चाहिए, वो कौन से मैटर्स हैं? अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस फिजिकल मीटिंग में करो, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ मीटिंग्स एंड ऑडिट कमेटी फॉर कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स, अप्रूवल ऑफ द मैटर रिलेटेड विद अमलगमेशन मर्जर, और ये सारी चीजें, तो ये बहुत मोटे मोटे कार्य होते हैं, चीजें होती हैं, तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू नहीं करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मीटिंग बिठाओ इसके लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, लीगली अब डायरेक्टर कौन बन सकता है? ना ही कोई फर्म, ना ही कोई एसोसिएशन, ना ही कोई कंपनी। डायरेक्टर कौन बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल बन सकता है, व्यक्ति बन सकता है एक, ठीक है, पर्सन, जो डिस्क्वालिफाइड ना हो अंडर सेक्शन 164 और जिसको मिल चुका हो DIN, वो बन सकता है कौन? एक
डायरेक्टर इनटू अ कंपनी। फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, ये स्टार्टिंग में ही अपॉइंट हो जाता है जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सब्सक्राइबर्स लेकर आते हैं, वही हमारा बेसिकली फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है, यानी कि प्रमोटर बोल सकते हैं अगर हम देखा जाए तो। या फिर हाँ, जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं फिर वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पे रिटायर हो जाते हैं और उसी वक्त ही अपॉइंट किए जाते हैं नए डायरेक्टर्स, यानी कि सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करते हैं कौन, शेयर होल्डर्स, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। इसको रीड कर लो। रिटायरिंग डायरेक्टर, इसको कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को छोड़ दो। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं। पहला है एडिशनल, अल्टरनेट, और फिर है नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का एक किया था अपन ने स्टार्टिंग में वीडियो की एक क्वेश्चन, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नॉमिनी डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, जो मतलब एक डायरेक्टर ऑलरेडी है, एडिशनली लेकर आ रहा है तो उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। अल्टरनेट डायरेक्टर का कौन होता है, एक बंदा जो है, डायरेक्टर जो है बाहर चला गया है, विदेश चला गया है, वो नहीं आ रहा है 2-3 महीने के लिए, तो उसकी जगह ले लेगा, जब तक वो आएगा तब तक रहेगा। अल्टरनेट डायरेक्टर वो होता है, तो इसको अपॉइंट कर सकते हैं। इजी, डन, ये चारों डन। थर्ड पार्टीज भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। सो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि नॉन रोटेशनल और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टीज, बट कैन बी अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट। अब हटाया कैसे जाएगा डायरेक्टर को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय पासिंग रेजोल्यूशन और बाय शेयर होल्डर्स अंडर सेक्शन 169। वैकेंसी कैन बी फिल्ड एट सेम मीटिंग, और कैजुअल वैकेंसी जो होती है वो सेम मीटिंग के अंदर ही फिल कर लो। डायरेक्टर हैव द राइट ऑफ बीइंग हर्ड, इसको सुनने की इजाजत दो, मतलब ये इसको सुनो पहले, इसको इतना हक मिलना चाहिए कि क्यों हटाया जा रहा है। अ कंपनी मे रिमूव अ डायरेक्टर बाय गिविंग अ स्पेशल नोटिस एज वेल। शेयर होल्डर्स कैन गिव अ स्पेशल नोटिस टू मूव रेजोल्यूशन। डायरेक्टर कैन आस्क फॉर कंपनसेशन एज वेल। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिमूव डायरेक्टर जो अपॉइंट किया है ट्रिब्यूनल ने, और डायरेक्टर जो अपॉइंट किया है स्मॉल शेयर होल्डर ने। जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, स्मॉल शेयर होल्डर वाला है, तो इतना डरना मत इस चीज से। ठीक है, तो शेयर होल्डर इन बंदों को नहीं हटा सकता, इन 2 बंदों को। अब होता है सेकंड वे, रिमूवल बाय ट्राइब्यूनल। रिमूवल बाय ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल द्वारा अगर रिमूव किया जाएगा ना तो कोई कंपनसेशन नहीं मांग सकता, यानी कि तूने कुछ घपला किया भाई डायरेक्टर, इसलिए हम तुम्हें हटा रहे हैं, तो वो वाली चीज आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो डायरेक्टर जब हटेगा तो ये 5 साल तक किसी भी कंपनी के ऑफिस में नहीं आ सकता है, तो वो वाली चीज है। पावर क्या रहती है डायरेक्टर की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, प्रॉपर चीजें गिवन है, ये भी पावर से रिलेटेड है, इसको भी छोड़ दो। डायरेक्टर की पावर है ये, अगेन पावर, और ये आ जाती है आपकी कमिटीज। यही आपका लास्ट टॉपिक बच गया है, बस खत्म हो गया वीडियो। ऑडिट कमेटी में क्या बंदे होने चाहिए, कितने बंदे होने चाहिए, ऑडिट कमेटी कौन बनाएगा, कौन सी कंपनी बनाएगी, एवरी लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, लोन ले रखा हो 50 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, कंस्टिट्यूट कैसे होगा, 3 डायरेक्टर होंगे एटलीस्ट, जिसमें से सारे के सारे नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, और उसमें से एटलीस्ट यानी कि 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। वहां पर एक चेयरपर्सन होगा और चेयरपर्सन भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। इजी है, डन करते हैं। और किस चीज के लिए बनाया जाता है, बेसिकली ऑडिट रिलेटेड चीजों के लिए बनाया जाता है। नॉमिनेशन एंड रीमनरेशन कमेटी, यानी कि नॉमिनेट करने के लिए लोगों को, प्लस में उनका सैलरी वगैरह फिक्स करने के लिए ये चीज होती है। एप्लीकेबिलिटी क्या है, सेम एप्लीकेबिलिटी है कि भाई पेड अप कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ और लोन ले रखा हो 50 करोड़। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जैसा वैसा है कि भाई 3 एटलीस्ट होने चाहिए डायरेक्टर, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव, और एक उनमें से होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरपर्सन होना चाहिए, बस हो गया। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इसमें क्या रहेगा, चेयरपर्सन रहेगा और अदर मेंबर भी रहेंगे एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। एप्लीकेबिलिटी क्या है, अ कंपनी हैविंग मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, तब हम क्या कर सकते हैं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को बना सकते हैं। किस लिए होता है ये, रोल इसका क्या रहता है, टू कंसीडर एंड रिजोल्व द ग्रीवियंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई दिक्कतें आती है स्टेक होल्डर रिलेटेड तो इसको सोल्व करना। फिर आती है लास्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कमेटी, इसको मैंने आपको डन करवा ही दिया था स्टार्टिंग में, सेक्शन 135 इसका है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। कंपनी लो आपका पूरा करवा दिया है मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें बिल्कुल समझ में आई हो, पहली चीज़ तो ये है कि लाइक करो, कमेंट कर देना प्यारे प्यारे अगर समझ में आया है और कवर हुआ है। कंपनी लो आपका CUET PG MCOM के लिए, अब PYQs लगा लेना मस्त तरीके से। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 2-4 चीज़ें मेरे लिए कर लो,
कौन सी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, d.u/commerce लिख लेना, टेलीग्राम पर आ जाएगा, अदरवाइज लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। मेरे को फॉलो कर लो, सर को फॉलो कर लो, सर यानी कि मैं, अगर आप सर बोलते हो, भैया यानी कि मैं, मुझे फॉलो कर लो, ऋतिक यानी कि मैं, मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। तो ऋतिक वाली आईडी भी गिवन है और ड्यू कॉमर्स वाली आईडी भी गिवन है, दोनों फॉलो कर लो, फ्यूचर के लिए भी काम आएगी। क्योंकि अगर तुम एमकॉम कर रहे हो तो ये तुम्हारा ये तो मकसद होगा नहीं कि भाई मास्टर करनी है या फिर मतलब मास्टर करके आगे वाली चीज़ नहीं करनी है। मास्टर करनी है तो इसका मतलब है कि आगे भी जाना चाहते हो एकेडमिक्स में, तो आई एम देयर फॉर यू, आई विल बी देयर फॉर यू। यूजीसी नेट वगैरह की भी अगर प्रिपरेशन करनी है तो आई एम देयर फॉर यू, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो उस सारी चीज़ों के लिए यू कैन कनेक्ट विद मी, यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर एंटायर लाइफ, है ना, वट एवर द थिंग इज। तो उसके लिए आप कनेक्टेड रह सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, यू कैन डू इट एंड आई नो यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच।